वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। आज हम आगे बढ़ेंगे और चैप्टर्स 1231 से 1240 के बीच वॉल्यूम 6 के कुछ सबसे क्रिटिकल मोमेंट्स को समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मुझे हर्षैल शिंदे भाई का शुक्रिया अदा करना है। हर्षैल भाई, आज आपने फिर से 40 रुपए का सुपर थैंक्स भेजा है। सच कहूं तो अब मुझे आदत सी हो गई है आपका नाम लेने की। आपकी ये रेगुलरिटी और ये प्यार मुझे हर रोज बेहतर काम करने के लिए इंस्पायर करता है। दिल से थैंक यू मेरे भाई, हमेशा साथ खड़े रहने के लिए। और दोस्तों, कहानी अब अपने पीक पर है। अगर आप भी इस सफर का हिस्सा बनकर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर्षैल भाई की तरह आप भी कमेंट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकते हैं। चलो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफर। चैप्टर 1231, हर जगह विजिटिंग। एमलिन ने सबकॉन्शियसली कमरे की दूसरी तरफ हाई स्टूल को देखा और उस एक्सक्विजिट डॉल को देखा। उसकी आंखों में तुरंत अमेजमेंट, एडमायरेशन और मिक्स इमोशंस दिखाई दिए। उसने अपना मुंह खोला और लगभग ये सवाल पूछने ही वाला था कि वो ऐसी डॉल कहाँ से खरीद सकता है और इस पीस ऑफ वर्क के पीछे मास्टर कौन है। हालांकि वो पहले से ही एक एडल्ट था और उसने बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस की थीं। वो जानता था कि ऐसा सवाल उठाना बहुत इम्पोलाइट था, इसलिए उसने सीरियस मैटर्स पर डिस्कशन खत्म होने के बाद पूछने का मौका ढूंढने का प्लान बनाया। शेरॉन ने हल्का सा फ्राउन किया जब उसकी बॉडी ऊपर उठी। उसने रेने टीनेकर और शर्लक मोरियार्टी के सामने सिर झुकाया। स्मॉल टॉक की कोई जरूरत नहीं है, क्लाइन ने सिंपली कहा। हमारा इनिशियल प्लान ये है। उसने शेयर किया कि कैसे वो अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को रोज स्कूल ऑफ थॉट का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए एक जाल में कदम रखने की पहल करने देगा और इसे डिटेल में डिस्क्राइब किया। ब्लैक बोनेट पहने हुए शरॉन ने चुपचाप सुना और अपनी थोड़ी इथेरियल आवाज में कहा, हो सकता है वे इसमें न फंसें। यह रियलाइज करने के बाद कि अटैकर आप हैं, वो शमन किंग सील्ड आर्टिफैक्ट्स या एंजल्स की प्रोटेक्शन में पीछे हटने का ऑप्शन चुन सकता है। इस तरह ये रोज स्कूल ऑफ थॉट की ताकत के केवल एक हिस्से को ही इम्प्लीकेट कर सकता है। क्लाइन और एमलिन के रिस्पॉन्स का इंतजार किए बिना रेनेट टीनेकर के 4 सिरों ने अपना मुंह खोला और तेज गति से कहा, उनका मेन टारगेट शायद मैं हूंगी। एमलिन ये सुनकर थोड़ा खो गया, लेकिन वो मोटे तौर पर बता सकता था कि गेरमैन स्पैरो ने जिस स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर को समन किया था उसका स्टेटस काफी बड़ा था। इसके अलावा रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन के साथ उसका गहरा रिश्ता था। सही बात है, अगर मदर ट्री मेरे बारे में बहुत सोचती है तो सेटअप मिस मैसेंजर को अट्रैक्ट करने की सबसे ज्यादा संभावना रखेगा। एक पल की चुप्पी के बाद क्लाइन ने एक परिशिष्ट एडेंडम दिया। मैडम, आप और मैं हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन के फॉर्म में दूसरे शमन किंग पर हमला करेंगे। गेरमैन स्पैरो इस स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल है। जैसे ही ये विचार एमलिन के दिमाग में आया, उसने 8 आंखों को 4 सिरों पर उसे घूरते हुए देखा। वो कांप गया और इंस्टिंक्टिवली डिस्कशन में शामिल हो गया। क्या ये टूल रोज स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को बेवकूफ बना सकता है? चूंकि क्लाइन ने सुझाव दिया था, उसने एक कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन के बारे में सोचा होगा। मेरे पास एक आइटम है जो मिस टीनेकर को उधार दिया जा सकता है। ये कहने के बाद उसने रेनेट टीनेकर की ओर देखा और कहा, वो आइटम उन बियॉन्डर पावर्स की नकल कर सकता है जो आपके दिमाग में आती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका यूज अपने पास्ट सेल्फ को समन करने के लिए कर सकती हैं, फिर खुद को एक कंसील्ड स्टेट में ले जाएं और अपनी कॉन्शियसनेस को प्रोजेक्शन में इंजेक्ट करें। इस तरह रोज स्कूल ऑफ थॉट कम समय में कुछ भी अबनॉर्मल डिस्कवर नहीं कर पाएगा। बहुत संभावना है कि वे इसमें फंस जाएंगे और अपनी सारी ताकत आप दोनों को घेरने और मारने के लिए इकट्ठा करेंगे, जिससे मिस शरॉन और एमलिन को सरप्राइज अटैक लॉन्च करने का मौका मिल जाएगा। अगर वे मेरे विचार से अधिक कॉशियस हुए तो? क्लाइन एक पल के लिए रुका और फिर एक मुस्कान दिखाई। उस थोड़े समय में यदि आप अपनी पीक कंडीशन में उनके साथ सेना में शामिल हो जाती हैं, तो सील्ड आर्टिफैक्ट की प्रोटेक्शन में होने के बावजूद शमन किंग को मारने का चांस है। अब मेन पॉइंट ये है, क्या आप हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को समन करने और एक कंसील्ड स्टेट में एंटर करने के बारे में, बियॉन्डर पावर्स के बारे में पर्याप्त जानती हैं? मैं आपको पहले वाला डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूं, लेकिन बाद वाले के लिए मुझे कोई तरीका सोचना होगा। रेने टीनेकर के 4 सिर एक ही समय में ऊपर और नीचे हिले। मैं कर सकती हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये उसका जनरल जिस्ट है। आप अगले कुछ दिनों में डिटेल्स कंफर्म कर सकते हैं। क्लाइन ने चुपचाप समय का अनुमान लगाया, जैसे कि उसने अपनी डिलीवरी को संक्षिप्त बना दिया हो। शरॉन ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटेल है। टीचर इसका एक हिस्सा प्रोवाइड कर सकती हैं, बाकी मैजिक मिरर डिविनेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। मैरिक ने दोहराया, मुझे वो सिंबल याद है जो आपने तब बनाया था।
उसे ये भी याद था कि हिडन एग्जिस्टेंस द्वारा पूछे गए सवाल ने उसकी प्राइवेसी का ज्यादा उल्लंघन नहीं किया था और बहुत ज्यादा शर्मिंदगी नहीं लाया था। एमलिन ने एक पल के लिए सोचा और सावधानी से पूछा, हम दोनों तरफ कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर हम टाइमिंग को एक्यूरेटली नहीं समझ पाए तो प्लान डेफिनेटली फेल हो जाएगा। ब्लड क्लैन की ओथ ऑफ रोज इतनी बड़ी दूरी पर जो उन्होंने देखा और सुना उसे ट्रांसमिट करने में असमर्थ थी। शरॉन ने रेने टीनेकर की ओर देखा और कहा, टीचर की मेन बॉडी हमारी तरफ रह सकती है। उनकी कंसील्ड स्टेट में एंटर करने के 10 सेकंड बाद हम एक्शन लेंगे। एक बार जब वो कंसील्ड स्टेट से बाहर निकलेंगी हम तुरंत निकल जाएंगे, चाहे हम सफल हों या नहीं। वाह! एमलिन डर के मारे उछल पड़ा और उसने इंस्टिंक्टिवली अपना सिर गैरमिन स्पैरो को देखने के लिए घुमाया। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि उन्हें मिस्टर वर्ल्ड द्वारा समन किया गया था। मिस मैसेंजर ने वास्तव में कोई गोल्ड कॉइन नहीं मांगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूं। अगर वो वास्तव में पेमेंट चाहती हैं, तो मेरे पास मौजूद सभी गोल्ड कॉइन हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन हैं। मैं केवल एमलिन पर भरोसा कर सकता हूं। ये कहने की जरूरत नहीं है, एमलिन द्वारा मिस मैजिशियन को प्रोवाइड किए गए बैंगल ऑफ स्पिरिचुअलिटी के काफी अच्छे इफेक्ट्स हैं। एक तरफ यह मिस मैजिशियन की स्पिरिचुअलिटी को मजबूत कर सकता है और दूसरी तरफ यह उसकी स्पिरिचुअलिटी रिकवरी को तेज कर सकता है, जिससे उसे इतने लंबे समय तक टिके रहने की अनुमति मिलती है। जैसे ही विचार क्लाइन के दिमाग से गुजरे, उसने एमलिन को पजलमेंट में पूछते हुए सुना, वह मैडम, वह मिस शरॉन म्यूटेंट पाथवे की सीक्वेंस 4 डेमिगॉड हैं? सही है। पोर्शन का नाम पपेट है, क्लाइन ने उसे दयालुता से इन्फॉर्म किया। एमलिन तुरंत एनलाइटेंड हो गया और एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ कहने से पहले 2 सेकंड के लिए चुप रहा। अगर सिर्फ वो बोलती या चलती नहीं तो वो परफेक्ट होती। अगर ये फैक्ट नहीं होता कि क्लाउन को एक्सप्रेशन मैनेजमेंट के मामले में एक मास्टर के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, तो क्लाइन ने लगभग एमलिन पर मुंह भरकर पानी थूक दिया होता। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी मिस शरॉन की खूबसूरती और डॉल जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स की तारीफ करेगी, अपनी दीवानगी और उत्साह दिखाएगी, लेकिन अंत में मुझे समझ नहीं आता कि इस फेलो के दिमाग में क्या चल रहा है। अपने मुंह में जो कुछ भी था उसे बाहर थूकने की अपनी अर्ज को कंट्रोल करने के बाद क्लाइन ने मन ही मन आह भरी। एमलिन ने उसकी ओर देखा और लग रहा था कि उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या सोच रहा है। उसने मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें कौन सी 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है? गेरमन स्पैरो के कैरेक्टर के साथ वो ऐसे मामूली सवाल का जवाब नहीं देता। हालांकि वो अभी भी शर्लक मोरियार्टी था, उसके सामने वाले वैम्पायर का दोस्त। कुछ सोचने के बाद वो गली में चला गया और कैजुअली कहा, पैसा और डेलिकेसीज। तो मैं तुम्हें एडिबल गोल्ड पाउंड्स का एक ढेर दूंगा। क्या तुम्हें ये पसंद आएगा? एमलिन ने आगे पूछा, जब वो मिस मैजिशियन जैसे क्रेजी एडवेंचर के डर के बिना गेरमैन स्पैरो के बगल में चला। क्लाइन ने इसकी इमेजिन की और महसूस किया कि इससे गोल्ड पाउंड्स की वैल्यू खराब हो जाएगी, लेकिन डेलिकेसीज का अट्रैक्शन भी खो जाएगा। इसलिए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। तो एमलिन के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि मुझे भी एक्सक्विजिट, खूबसूरत डॉल्स और प्योर लड़कियां पसंद हैं, अगर वे एक साथ मिल जाएं, तो ये अनिवार्य रूप से मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। हाँ, मेरा मानना है कि मेरी हर डॉल का अपना कैरेक्टर और कहानी है। अगर वे अचानक जिंदा हो जाएं और वैसी ना हो जैसी मैंने इमेजिन की थी, तो मैं बहुत निराश और चिंतित होऊंगा। बेशक, अगर मुझे पपेट पोर्शन प्राप्त करने और अपनी सभी पपेट्स पर कुछ छिड़कने का मौका मिला, तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। जैसे ही एमलिन ने अपने कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स बोले, उसने एक फिलोसोफर की तरह एक्ट किया। अगर मिस जस्टिस यहाँ होती, तो वो ऐसे रिएक्शन से एमलिन की मेंटल स्टेट को एनालाइज कर पाती। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, क्लाइन का फिगर तुरंत फीका पड़ गया और गायब हो गया। डॉट डॉट डॉट। उस रेंटल अपार्टमेंट में जहां फोर्स और जियो रहते थे। फायरप्लेस के सामने फोर्स एक पीला चेहरा लेकर रिक्लाइनिंग कुर्सी के सहारे पीछे झुक गई। उसने अपनी बॉडी को ढकने वाले ऊनी कंबल को ऊपर खींच लिया और कॉगिटेशन की मदद से गहरी नींद में चली गई। 2 घंटे बाद वो ऊर्जावान महसूस करते हुए जागी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कुछ थकान थी। इस मिस मैजिशियन ने एक धीमी गहरी सांस ली और अपना हाथ फिर से बढ़ाया, अपने सामने हवा से गेरमिन स्पैरो को बाहर खींच लिया। उसके डेमिगॉड लेवल रिकॉर्ड्स का आधा हिस्सा बिना कोई समय बर्बाद किए, क्लाइन ने तुरंत एडवेंचरर का हारमोनिका निकाला और उसमें फूंक मारी। जब मिस मैसेंजर एक बार फिर वॉइड से बाहर निकली, तो क्लाइन ने बताया कि वो डार्क डेमोनिक वुल्फ का शिकार कैसे करना चाहता था और अंत में पूछा, क्या आपके पास कोई सुझाव है? रेने टीनेकर के 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर एक ही समय में ऊपर और नीचे हिले। सेफिरा कैसल। एसेंस में ये पैलेट जोरोस्ट के जवाब जैसा ही है। क्लाइन ने क्यूरियसली दबाव डाला, कैसे? मुझे नहीं पता। रेनेट टीनेकर के 4 सिरों ने एक स्वर में उत्तर दिया। क्लाइन ने चुपचाप सांस छोड़ी और उन्हें धन्यवाद दिया।
तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। अब आप जा सकती हैं। रेनेट टीनेकर द्वारा पकड़े गए सुनहरे लाल आंखों वाले सिरों ने तुरंत जवाब दिया। बिल, रिकॉर्ड्स के लिए 1351। सितंबर के लिए गेरमैन, स्पैरो, उधार, मुझे 1 गोल्ड कॉइन। ये कहने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गई और स्पिरिट वर्ल्ड में लौट आई। क्लाइन 2 सेकंड के लिए दंग रह गया, इससे पहले कि उसने धीरे से अपनी इनर पॉकेट से अपना बटुआ निकाला और एक पेपर क्रेन उठाया। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल हैं, उसने अपने साथ ले जाने वाली पेपर क्रेन पर लिखा। ये सब करने के बाद क्लाइन बिस्तर पर लेट गया और सो गया। धुंधली ड्रीम वर्ल्ड में उसने एक बार फिर विल ऑसिप्टन को देखा, जो एक काली प्रैम में लेटा था और सिल्वर सिल्क में लिपटा हुआ था। आप पहले से ही 1 साल से अधिक के हैं। क्या आपको अभी भी लगता है कि आप कुछ महीने के बच्चे हैं? ये नाटक करते हुए कि उसने उसे अपनी उंगलियां चूसते हुए नहीं देखा, क्लाइन ने जल्दी से अपनी मुसीबत बताई। मोटापे से ग्रस्त विल ऑसिप्टन ने अपना अंगूठा वापस खींचा और क्लाइन को साइज अप किया। क्या जवाब ऑब्वियस नहीं है? क्लाइन प्लेजेंटली सरप्राइज्ड और पजल्ड था। विल ऑसिप्टन मुस्कुराया और बोला, तुम हाल ही में बहुत कम डेजर्ट्स खा रहे हो, जिससे तुम्हारी याददाश्त खराब हो रही है। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि फेट पाथवे के एंजल से नीचे के बियॉन्डर के साथ क्या होता है जब वे तुम्हें सीधे देखते हैं? ये क्लाइन की आंखें चमक उठीं। चैप्टर 1232 कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट्स। डेमिगॉड बनने और सेफिरा कैसल पर कुछ लेवल का कंट्रोल हासिल करने के बाद क्लाइन इसकी ऑरा को रियल वर्ल्ड में फैलने और उसे ऑगमेंट करने से रोकने में सक्षम था। इससे उसने इसी तरह की प्रॉब्लम्स पर विचार करना बंद कर दिया। आखिरकार इसके परिणाम स्वरूप अबनॉर्मलिटीज होंगी, जिससे उसे फेट पाथवे के बियॉन्डर्स द्वारा एक नज़र में पहचाना जा सकेगा। यह काफी असुरक्षित था। और इस मोमेंट पर एक बार जब उसे विल ऑसिप्टन का रिमाइंडर मिला तो उसे लगा कि इसने नई पॉसिबिलिटीज खोल दी हैं। जब मैं केवल सेफिराह कैसल के लिए सब्सिडियरी था और केवल इसे यूज करने का अधिकार था, फेट पाथवे के सेंट ने मुझे सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं कोरेस्पॉन्डिंग लो और मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स की नजरों में एक मिथिकल क्रिएचर के इक्विवेलेंट था। अब जब मेरे पास सेफिराह कैसल पर इनिशियल कंट्रोल है, तो मैं इफेक्ट्स को बेहतर बना सकता हूँ। क्या ये उन एंजल्स को अफेक्ट कर सकता है जो खुद कंप्लीट मिथिकल क्रिएचर्स हैं? सेफिराह कैसल का लेवल कम से कम सीक्वेंस 0 तक पहुंचता है। हाँ, मेरे डिडक्शंस के अनुसार ये सीक्वेंस 0 से भी अधिक हो सकता है। इसमें वो ट्रेट है कि सिर्फ इसे जानने से करप्शन होगा। क्लाइन का दिमाग एक्टिविटी से गूंज उठा, जैसे कि उसके दिमाग में लाइटनिंग की लकीरें चमक रही हों। उसने जल्दी से अपना मन बना लिया। फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स लौटने के बाद वो हिस्ट्री के फॉग में गहराई में मॉन्स्टर्स को ढूंढेगा और मैरियोनेट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा, ताकि ये डिड्यूस किया जा सके कि क्या उसका आइडिया काम करता है। वो मुस्कुराया और काली प्रेम में 1 साल के बच्चे से कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं जल्द ही किसी को तुम्हें आइसक्रीम भेजने के लिए कहूंगा। विल ऑसिप्टन, जो सिल्वर सिल्क में लिपटा हुआ था, धीरे से अपना सिर घुमाया और साइड की ओर देखा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं इस समय के दौरान बहुत अधिक आइसक्रीम खा रहा हूँ और यह मेरे शरीर के डेवलपमेंट को प्रभावित करने लगा है। क्लाइन ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और पूछा, असली टॉप ग्रेड आइसक्रीम सीधे इंटिस कैपिटल ट्रायर से प्रोड्यूस्ड? अगले हफ्ते मुझे देना। विल ऑसिप्टन ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। ये कहने के साथ मोटा 1 साल का बच्चा मुड़ा और अपना चेहरा प्रैम में एक छोटे तकिए में दबा लिया। मिस मैजिशियन के हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को बनाए रखने में सीमित समय होने के कारण क्लाइन ने और कुछ नहीं कहा। अपने यूनिक ट्रेट का यूज करते हुए वो जबरदस्ती सपने से बाहर निकल गया और बिस्तर से उठने से पहले जाग गया। उसके ठीक बाद उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और हवा में बार बार खींचा। 4 से 5 बार बाद उसका हाथ डूब गया, क्योंकि उसने पेड़ की छाल, ट्री बाग की बेल्ट के साथ एक सिंपल लिनन रोप पहने एक महिला को बाहर खींच लिया। वो नंगे पैर थी और उसके लंबे काले बाल थे। वो एवरेज लुक्स वाली एक महिला थी। चर्च ऑफ एवरनाइट की एसेटिक्स की लीडर, सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट, एरियाना। उसी मोमेंट पर हिल्स्टन बरो में एक अपार्टमेंट में फोर्स, जो एक रिक्लाइनिंग कुर्सी पर बैठी थी, अचानक इनविजिबल धागे से खींची हुई लगने लगी, जैसे वो अचानक बैठ गई। उसका शरीर सीधा हो गया, क्योंकि उसके माथे पर ब्लड वेसल्स धड़कने लगीं। उसे लगा कि उसकी स्पिरिचुअलिटी बाढ़ की तरह उसके सामने वॉइड की ओर बह रही है, जिसे वो कितनी भी कोशिश करे रोक नहीं सकती थी। वो सूखने की कगार पर थी। अगले ही सेकंड ये अचानक उछाल काफी कम हो गया, लेकिन ये अभी भी डरावना बना रहा। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो अब संभाल सके। होटल के कमरे में क्लाइन ने संक्षेप में बात की जैसे ही उसने सेंटियंस प्राप्त करते हुए मैम एरियाना का हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन देखा। मेरा रोज स्कूल ऑफ थॉट के एक पर्टिकुलर शमन किंग के साथ डील करने के लिए दूसरों के साथ कोऑपरेट करने का प्लान है।
एरियाना ने जेंटली सिर हिलाया, ये इंडिकेट करते हुए कि वो समझ गई, लेकिन उसने कोई सुझाव नहीं दिया। यह देखकर कि एसेटिक लीडर ने उसे कोई चेतावनी नहीं दी, क्लाइन शमन किंग का शिकार करने के प्लान के साथ बहुत अधिक सहज महसूस कर रहा था। उसने फिर कहा, मैं हाल ही में डार्क डेमोनिक वुल्फ को टारगेट करने का प्लान बना रहा हूं। एरियाना ने अपना मुंह थोड़ा खोला और कहा, सावधान रहना। क्या उनका मतलब ये था कि मुझे डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार को कम नहीं समझना चाहिए? जैसे ही वो सवाल पूछने वाला था, उसकी कॉन्शियसनेस अचानक धुंधली हो गई। उसने अपने सामने वाली महिला और उसकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देखा, जैसे वे जल्दी से गायब हो गए। थर्ड, फोर्स रिक्लाइनिंग कुर्सी पर गिर गई क्योंकि उसके चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी फड़फड़ाने लगीं। ये पूरी रात लिखने से ज्यादा थकाने वाला है। उसने अपने दांत भींचे और सोने के लिए कॉगिटेशन की कोशिश की। एक्सट्रीम थकान कभी कभी विरोधाभासी रूप से पैराडॉक्सिकली किसी व्यक्ति को अनिद्रा इंसोम्निया का कारण बन सकती है। डॉट 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 फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में उत्तर में नॉइस एंशिएंट सिटी के पास अंधेरे विल्डरनेस में कोई नहीं था। लालटेन से धुंधली पीली रोशनी एमिट करते हुए क्लाइन ने अपने सराउंडिंग्स को कंफर्म करने के लिए चक्कर लगाया। फिर उसे एक चट्टान मिली और वो बैठ गया। अब ग्रे फॉग की ऑरा को रियलिटी में रिसने से नहीं रोक रहा था। इस फाउंडेशन पर क्लाइन ने कॉन्शियसली उस प्रोजेक्शन को मजबूत किया जो सेफिरा कैसल ने उस पर रखा था। अपनी तैयारियों के साथ पूरा होने के बाद उसने जल्दी से अपने चारों ओर अंधेरे में छिपे एक मॉन्स्टर को मैरियोनेट में बदल दिया। मैरियोनेट अंधेरे से बाहर चला गया। लालटेन की रोशनी के नीचे वो क्लाइन के पास पहुंचा और उस पर अपनी नजर डाली। इस मॉन्स्टर मैरियोनेट की नजरों में कोटेड और हैटेड क्लाइन के अलावा, जिसकी गहरी अधिक प्रोफाउंड आंखें थीं, उसका टेम्परामेंट भी और अधिक इंडिस्क्राइबल हो गया था। पहले से बहुत अंतर नहीं था। विभिन्न प्रकार के मॉन्स्टर मैरियोनेट्स का बार बार परीक्षण करने के बाद क्लाइन ने कंफर्म किया कि ऑर्डिनरी लोग या ज्यादातर बियॉन्डर्स ये डिस्कवर करने में असमर्थ थे कि उस पर सेफिरा कैसल की ऑरा थी। इसके बाद उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और वॉइड से मैरियोनेटिस्ट रोसागो को बाहर निकाला। उसने इस मैरियोनेट के रूप में कंट्रोल किया और उसे अपनी ओर देखने दिया। इस बार मैरियोनेटिस्ट रोसागो ने एक चीख निकाली और तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। खून के दो लाल निशान उसकी पलकों के कोनों से नीचे बह निकले। रोसागो का विजन धुंधला हो गया था और उसका सिर फटने जैसा लग रहा था। वो केवल अपनी स्पिरिचुअलिटी का उपयोग करने से उबरने में सक्षम था। एक लंबी अवधि के बाद अपने शरीर को शांत किया। रोसागो के विजन से जो कुछ उसने देखा, उसे याद करते हुए क्लाइन ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स विजन का उपयोग किए बिना सीर पाथवे के सीक्वेंस 5 को सेफिरा कैसल के प्रोजेक्शन से नुकसान होगा। यह एक एंजल के ट्रू फॉर्म को सीधे देखने से होने वाले नुकसान के करीब है, लेकिन यह उतना गंभीर नहीं है। यदि वे एक डेमिगॉड हैं, तो इम्पैक्ट और भी कम होगा। मेरे द्वारा सेफिरा कैसल के प्रोजेक्शन को पूरी तरह से ट्रिगर करने के बाद सीर पाथवे के मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें चोट लगेगी। क्या ये डार्क डेमोनिक वुल्फ के लिए इफेक्टिव होगा? क्लाइन ने अंदर ही अंदर आह भरी और अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को डिस्पेल कर दिया। उसने एक बार फिर वॉइड में हाथ डाला। इस बार उसने विनर एनोनी को बाहर निकाला, जिसे मरे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। एनोनी, जो एक सुंदर युवा व्यक्ति जैसा दिखता था, क्लाइन के सामने खड़ा था। उसकी आंखें सुस्त थीं और उनमें कोई स्पिरिट नहीं थी। क्लाइन ने अपना सिर हिलाया और एनोनी को हिस्टोरिकल वॉइड में गायब कर दिया। फिर उसने एनोनी को बाहर निकाला, जिसने आधे दिन पहले ही अपनी बॉडी से स्पिरिट वर्म्स को बाहर निकाला था। उसने अपने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को अपनी नजर डालने के लिए कंट्रोल किया। इस बार क्लाइन ने देखा कि ग्रेश व्हाइट फॉग की एक लेयर उसकी बॉडी को कवर कर रही है। इसका इंटीरियर रोशनी से झिलमिला रहा था, लेकिन इसने अपना एक्चुअल अपीयरेंस रिवील नहीं किया। उसने फिर प्रोजेक्शन का सपोर्ट हटा दिया और एक्सपेरिमेंट दोहराने के लिए मैरियोनेटिस्ट रोसागो और सीर पाथवे के अन्य बियॉन्डर्स को बाहर निकालने का प्रयास किया। हाँ, प्रोजेक्शन को एनहांस करने के बाद सीर पाथवे के बियॉन्डर्स सीधे कुछ अबनॉर्मल डिस्कवर कर सकते हैं। हालांकि जो एंजल के लेवल से नीचे हैं, वे कम से कम ये कंफर्म कर सकते हैं कि मैं सेफिरा कैसल से संबंधित हूँ। सीधे लाइट के अजीब दरवाजे को देखने का कोई तरीका नहीं है, जो सेफिरा कैसल का प्रोजेक्शन भी है। ये परिणाम क्लाइन के लिए बहुत सरप्राइजिंग नहीं था। उसने गहरी सांस ली और खुद को बचाने के लिए तैयार करने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और विनर एनोनी को पीछे से बाहर निकाला, जब वो लंबे समय तक उसका मैरियोनेट नहीं रहा था। एनोनी ने अपना सिर थोड़ा थोड़ा करके उठाया और उसकी आंखें धीरे धीरे क्लाइन के फिगर को रिफ्लेक्ट करने लगीं। एक धुंधला ग्रे फॉग था जो बाहर की ओर निकल रहा था। फॉग में गहरे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट मुड़े हुए कीड़े अनगिनत स्फेरिकल लाइटों के चारों ओर जमा थे। स्फेरिकल लाइटों ने लाइट का एक दरवाजा बनाया जो ब्लूइश ब्लैक रंगा हुआ था। लाइट का दरवाजा पहले की तुलना में बहुत साफ था,
क्योंकि ये और भी टेक्सचर्ड दिखाई दे रहा था। उसी समय इसका आकार और भी ऊपर तक बढ़ा। इसने इसे एक लंबा और पतला ब्रिलियंट फिगर जैसा बना दिया और उसके चारों ओर ग्रेश व्हाइट फॉग फिगर का हुड वाला रोब था। स्फेरिकल लाइटें लगातार चमक रही थीं, जिससे क्लाइन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे इस गहरे, मिस्टीरियस, विशाल और टेरिफाइंग फिगर द्वारा उसकी कई आंखों से देखा जा रहा हो। बूम के साथ क्लाइन का सिर अनजाने में पीछे झुक गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कीड़े के साथ मिश्रित खून उसके पोर्स से बाहर निकल गया। वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट जमीन पर गिर गए, क्योंकि वे पागलों की तरह लुढ़के और संघर्ष किया। उनमें से कुछ तेजी से बिखर गए, जबकि कुछ अंततः शांत हो गए इससे पहले कि वे उसकी बॉडी में वापस रेंगे और उसके पोर्स में चले जाएं। मैन, ये सीधे कॉन्शियसनेस खोने और पिछली बार याददाश्त खोने से बहुत बेहतर है। क्लाइन ने अपनी कनपटी रगड़ी और चुपचाप आह भरी। एनोनी, जो उसके सामने खड़ा था, पहले ही गायब हो गया था, क्योंकि क्लाइन को जो इम्पैक्ट हुआ था। हिस्टोरिकल वाइड प्रोजेक्शन को बनाए रखने में असमर्थ एनोनी गायब हो गया। यह भी एक कारण था कि क्लाइन को इस बार बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। विनर एनोनी के बिना वो लाइट के म्यूटेटेड अजीब दरवाजे को देखने में असमर्थ था। इससे उसके सेंसेस पर लगातार हमला कम हो गया। 2 सेकंड बाद क्लाइन हिस्ट्री के फॉग में एंटर हुआ, घड़ी की उल्टी दिशा में 4 कदम उठाए और ग्रे फॉग के ऊपर चला गया। अपनी बॉडी से उठती और पिघलती हुई हल्की डार्क ग्लो को देखते हुए क्लाइन ने आखिरकार राहत की सांस ली और एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग हंसी दी। मैंने लगभग खुद को करप्ट और कोरोड कर लिया। फ्यूचर में मैं रोसागो और सील पाथवे के अन्य बियॉन्डर्स का यूज एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए करूंगा। अगर कोई डायरेक्ट हमला नहीं है, तो मुझे ये कंफर्म करने की जरूरत है कि क्या ऑब्जर्वेशन टाइम में वृद्धि के साथ सेफिरा कैसल के प्रोजेक्शन से रिवर्स करप्शन होगा। ... साउदर्न कॉन्टिनेंट, ईस्ट बालम, फाउलटेक सिटी, जिस पर हमला हो रहा था। क्रिम्सन मून की रोशनी के नीचे एक सिंपल शेल्टर के पीछे छिपे लोएन सैनिक अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए बारी बारी से आराम कर रहे थे। उनके चेहरे काले थे और बारूद के निशानों से ढके हुए थे। कभी कभी कोई जागता और तंबाकू के पत्ते निकालता और लापरवाही से उसे रोल करता। फिर वे इसे जलाने के लिए बची हुई माचिस का यूज करते और इसे अपने मुंह में लाते ताकि इसे गहराई से चूस सकें। बदले में उनकी आंखों में ज्यादातर सुन्नता और खालीपन झलक रहा था। जब डिफेंस की इस लाइन की रखवाली करने वाले सैनिकों ने तंबाकू को सूंघा, तो उन्होंने इंस्टिंक्टिवली सूंघा और देखा। क्या तुम्हारे पास तंबाकू के और पत्ते हैं? राइफल लिए एक सैनिक ने अपने साथी से धीमी आवाज में पूछा। उसके साथी ने अपना सिर हिलाया। मैंने इसे पहले ही पीना खत्म कर दिया है। मुझे नहीं पता कि अगला बैच कब आएगा। मैं तंबाकू के बिना पागल हो रहा हूं। पहले बोलने वाले सैनिक ने अपनी ठुड्डी से शेल्टर के बाहर इशारा किया। क्या तुम देखते हो? वहां इतनी सारी लाशें हैं, इतने सारे हाथ और पैर। वे सब जीवित लोगों के थे। सूरज डूबने से पहले रेजिस्टेंस ने फाउलटेक सिटी में विभिन्न डिफेंसिव लाइंस पर बुरी तरह से धावा बोलकर एक भयंकर हमला शुरू किया था। अपनी जान की परवाह न करने से लोएन सैनिक और सर्वेंट आर्मी डर गए, जो शहर की रक्षा कर रहे थे। उनके पास लगभग जीत थी, लेकिन अंततः डिफेंस की क्रिटिकल लाइन को तोड़ने में फेल रहे। ज्वार की तरह पीछे हटने से पहले उन्होंने भारी संख्या में लाशें पीछे छोड़ दी। उसका साथी एक पल के लिए चुप हो गया और कहने से पहले बोला, शायद कल या परसों हम उनके साथ शामिल हो जाएंगे। ये कहकर उसने क्रिम्सन मून की ओर देखा और एक ड्रीमी आवाज में कहा, मुझे आश्चर्य है कि बैकग्राउंड कैसा है। मुझे बहुत समय से घर से कोई पत्र नहीं मिला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके पास पर्याप्त खाना है, या क्या उन्हें बीमार होने पर कोई डॉक्टर मिल सकता है। वो सैनिक जो धूम्रपान करना चाहता था, वो उस शापित युद्ध और शापित दुश्मन को कोसने ही वाला था जब उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। कांपते हुए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आगे इशारा किया। वाह, वे जिंदा हैं। एक एक करके सैनिकों ने देखा और देखा कि क्रिम्सन मून के नीचे रेजिस्टेंस द्वारा पीछे छोड़ी गई डिसमेंबर्ड लाशें एक एक करके ऊपर रेंगने लगीं, लहराते हुए जैसे उन्होंने डिफेंस लाइन की ओर बढ़ने की कोशिश की। दूरी पर काले लबादे में एक मिस्टीरियस हुड वाला व्यक्ति, जिस पर कढ़ाई किए हुए क्रिम्सन पैटर्न्स थे, रेजिस्टेंस के पीछे खड़ा था और अपनी बाहें थोड़ी फैलाए हुए था। पूरे बैटलफील्ड की स्पिरिचुअलिटी तेजी से पोषित, नरिश्ड हो रही थी। चैप्टर 1233, 2 जगहें। जब से युद्ध लंबा खिंचा था, लोएन सैनिकों ने अनगिनत अप्राकृतिक घटनाएं देखी थीं। ऐसा इतनी बार हुआ था कि वे इसके प्रति थोड़े सुन्न हो गए थे। हालांकि कटे हुए शवों का ऊपर रेंगना अभी भी एक चौंकाने वाला दृश्य बना रहा। इसने उन्हें डरा दिया और भ्रमित कर दिया। उन्हें लगा जैसे वे आने वाले विनाश से बचने में असमर्थ थे और अंततः ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। बेशक एक कारण था कि वे ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं देखने के बाद भी अपना मनोबल बनाए रखने में सक्षम थे।
जैसे ही वे अत्यधिक डर महसूस कर रहे थे, उनके पीछे से मंत्रोच्चारण की एक श्रृंखला सुनाई दी। कपड़ों और खाने की कमी, उनके पास ठंड में कोई आश्रय नहीं है। डॉट डॉट डॉट। एवरनाइट ने उन्हें नहीं त्यागा, बल्कि उन पर प्यार बरसाया। पवित्र और सहानुभूतिपूर्ण प्रार्थना पूरी रक्षा पंक्ति में गूंज उठी, जिससे हर सैनिक का डर जल्दी से गायब हो गया। उनके शरीर और दिमाग शांत हो गए। फिर कई सैनिकों ने आदेशों का पालन किया और चांदी के पैटर्न से ढकी तोपों को बाहर निकाला। उन्होंने तोप के मुंह को एडजस्ट किया और उन कटे हुए शवों पर निशाना साधा जो उन पर झपट रहे थे। बूम, बूम, बूम। चिंगारियां उड़ी जैसे ही गोले युद्ध के मैदान पर अलग अलग जगहों पर गिरे। विस्फोट हुआ और एक गाढ़ा अंधेरा निकला। कटे हुए शव ढह गए, उनके भीतर की ताकत गायब हो गई, वरना वे सीधे नष्ट हो जाते, अपनी अनंत नींद में लौट आते। रेजिस्टेंस आर्मी के पीछे रहस्यमयी काले लबादे वाले आदमी ने यह देखकर अपनी बाहें उठाईं, जैसे कि वो क्रिम्सन मून को गले लगा रहा हो। उस पल उसका शरीर अचानक निराकार हो गया। उसका शरीर हल्का लाल हो गया, क्योंकि वो चांदनी की एक धुंधली किरण में बदल गया। चांदनी तुरंत चकनाचूर हो गई, वहीं बिखरने से पहले लाल शल्कों में बदल गई। मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक बियॉन्डर शक्ति थी जो एपोथेक्री पाथवे के सीक्वेंस 5 स्कारलेट स्कॉलर के पास थी। सीक्वेंस 4 शमन किंग के लिए ये लगभग स्वाभाविक था, और उस जगह पे जहां शमन किंग था, एक आकृति जल्दी से उभर आई। ये एक विशाल कपड़े की गुड़िया थी। उसके सुनहरे बाल और चमकीले लाल आंखें थीं, और उसने एक लंबी काली गॉथिक ड्रेस पहनी थी जिस पर अनगिनत रहस्यमयी पैटर्न खुदे हुए थे। इसके चारों ओर भयावह लताएं घूम रही थीं। उसकी त्वचा में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। रेनेट टीनेकर। उसने स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग खुद को वापस समन करने के लिए किया था जब वो एकदम सही स्थिति में थी। बेशक मिस मैसेंजर को उधार दिया गया स्टाफ ऑफ द स्टार्स असली था। क्लाइन ने उसे समय से पहले ग्रे फॉग के ऊपर से असली दुनिया में वापस लाया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्लाइन के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा स्टाफ ऑफ द स्टार्स के प्रोजेक्शन को समन करने के बराबर होता। फिर स्टाफ ऑफ द स्टार्स का प्रोजेक्शन रेनेट टीनेकर को उसकी चरम अवस्था में समन करता। पूरा बोझ फोर्स पर डाला जाता, जिससे उसकी आध्यात्मिकता जल्दी खत्म हो जाती। इस समस्या का एक समाधान रेनेट टीनेकर को अस्थायी रूप से असली स्टाफ ऑफ द स्टार्स उधार देना था। आध्यात्मिकता की खपत इस एंशिएंट बेन द्वारा वहन की जाएगी। उसी समय रेनेट टीनेकर शायद उन अस्तित्वों में से एक थीं जो स्टाफ के नकारात्मक प्रभावों से सबसे कम डरती थीं। टेम्पेरेंस फैक्शन के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में और एक पपेट और कपड़े की गुड़िया के रूप में वो अनचाहे दृश्यों को अपने दिमाग में आने से रोक सकती थीं, और एक छिपी हुई अवस्था में बदलने के बाद स्टाफ ऑफ द स्टार्स शायद ही उसके हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को प्रभावित कर सकता था। चरम अवस्था वाली रेनेट टीनेकर ने सीधे रोज स्कूल ऑफ थॉट के शमन किंग को अपने वश में करने और लड़ाई को तुरंत समाप्त करने के लिए करीब जाने का प्रयास किया था। हालांकि दूसरी पार्टी ने समय से पहले खतरे को भांप लिया था। चांदनी की रोशनी का उपयोग करते हुए वो रेत के कब्जे से एक कदम आगे था। जमीन को घेरने वाली लाल चमक के बीच लाल शल्क तेजी से काले लबादे वाले हुड वाले रोज स्कूल ऑफ थॉट शमन किंग में फिर से बन गए। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, सामने एंशिएंट बेन को देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ एक आकृति तेजी से प्रकट हुई। वो गेरमैन स्पैरो के अलावा कोई नहीं था, जिसने ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट पहना था। उसने अपने बाएं हाथ पर एक पारदर्शी दस्ताना पहना था। जैसे ही उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपनी उंगलियां चटकानी, लाल लपटें युद्ध के मैदान के विभिन्न हिस्सों से ऊपर उठीं, जैसे कि वे एक भव्य प्रदर्शन की शुरुआत की घोषणा कर रही हों। जैसे ही शमन किंग ने खुद को फिर से बनाया, उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और अपनी छाती पर कपड़े फाड़ दिए। उस पल रेनेट टीनेकर की चमकदार लाल आंखें उसकी आकृति को प्रतिबिंबित करती थीं। अगर चीजें उम्मीद के मुताबिक होती तो रोज स्कूल ऑफ थॉट शमन किंग अगले ही सेकंड में खरगोश या बकरी में बदल गया होता। वो अपनी अधिकांश विशेषताओं और बियॉन्डर शक्तियों को खो देता, लेकिन उसके शरीर ने बिना किसी बदलाव के केवल एक हल्की चमक बिखेरी। उसकी खुली हुई छाती ने एक लंबी, पतली, भूरी कठपुतली दिखाई जो वहां धंसी हुई थी। कठपुतली शमन किंग के शरीर से बाहर बढ़ती हुई लग रही थी। उसका शरीर उसके आंतरिक अंगों से जुड़ा था। उसकी आंखें और मुंह अर्धचंद्र की तरह थे। उसके शरीर की सतह सूखे फूलों और मुरझाई हुई घास के साथ उगी हुई थी, जो चांदनी में एक अवर्णनीय विचित्रता दे रही थी। अचानक कठपुतली लाल हो गई, जैसे कि वो खून में भीगी हो। ये तुरंत कीचड़ के पूल में बदल गई जो शमन किंग के अंगों में उमड़ पड़ी। कीचड़ के बीच एक हाथ बाहर निकला। इसकी सतह एक काले चिपचिपे तरल के साथ बह रही थी, जो अजीब वस्तुओं के साथ बाहर निकलता रहा। कुछ खोपड़ियां थीं, कुछ की जीभ कांटेदार थीं, जबकि अन्य की त्रिआयामी आंखें थीं। अबॉमिनेशन सुआ।
ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का लीडर सीक्वेंस एक पर एक अस्तित्व विशाल दूरी पार कर चुका था और पहले के इंतजामों की मदद से नीचे उतरा था। वह दुष्ट आभा तुरंत रोज स्कूल ऑफ थॉट के आसपास के सदस्यों और समर्थक सदस्यों को या तो मरने, म्यूटेट होने या अपने साथियों पर बेतहाशा हमला करने का कारण बनी। शमन किंग के अलावा किसी को भी नहीं बख्शा गया। डॉट 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 वेस्ट बालम, एक बंदरगाह शहर में। शमन किंग क्लारमन, जिसके पास यहाँ सर्वोच्च अधिकार था, एक कैथेड्रल की सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा था जो कभी एवरनाइट चर्च का था, क्योंकि उसने कम रोशनी वाले शहर को नीचे देखा। पास के कैथेड्रल के शीर्ष पर क्लारमन अपने फूले हुए काले और सफेद बालों के साथ इधर उधर टहल रहा था। उसने लोएन नागरिकों और सभी सील्ड आर्टिफैक्ट्स को समय से पहले दूर ले जाने के लिए शहर के नाइटहॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स का मजाक उड़ाया। अगर समूह में केवल बियॉन्डर्स होते तो भागना असंभव नहीं होता, लेकिन इतने सारे आम लोगों के साथ आप बिना ध्यान दिए प्रभावी ढंग से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मुझे ट्रैक करने के लिए लोगों को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बस आसपास के डॉक्स और भोजन की आपूर्ति को लॉक करना मेरे हस्तक्षेप के बिना आपको तोड़ने के लिए काफी है। जैसे ही वो चुपचाप बड़बड़ाया, इस शमन किंग ने, जो 5वें युग की शुरुआत से दक्षिणी महाद्वीप में सक्रिय था और जिसके मरने का संदेह भी था, अपनी नजर खिड़की से बाहर डाली और आसमान में ऊपर क्रिम्सन मून को देखा। पहले क्रिम्सन मून के सफेद होने की असामान्य घटना ने क्लारमन को प्राइमोर्डियल मून का गुस्सा महसूस कराया। वो हमेशा असहज और परेशान महसूस करता था। वह प्राकृतिक अंतःक्रियाओं, गुप्त कार्यों और अन्य रहस्यमयी ज्ञान पर शोध करते समय समय के साथ प्राइमोर्डियल मून का अनुयायी बन गया था। आमतौर पर एक शमन किंग के लिए 1000 साल तक जीना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन बाद में उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई, उम्र बढ़ने का एक अपरिवर्तनीय रूप और उसके स्पिरिट बॉडी का क्षय। इसलिए 1200 साल आमतौर पर शमन किंग्स और सैंग्विन अर्ल्स की प्राकृतिक सीमा थी। जीवित रहना जारी रखने के लिए कोई केवल जीवित रहने के लिए विभिन्न तरीकों पर भरोसा कर सकता था। उदाहरण के लिए, खुद को सील करना और महल के भीतर गहरे ताबूत में सोना। क्लारमन लगभग 1400 साल का था और अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था। उसे अपनी गतिविधियों को सीमित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे प्राइमोर्डियल मून का आशीर्वाद मिला था। यही कारण था कि वो इतने सालों तक गायब रहा। बाद में उसे प्राइमोर्डियल मून से एक रहस्योद्घाटन मिला और उसने रोज स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन किया। इस पहलू में क्लारमन को हमेशा अपने संदेह थे। कभी कभी उसे विश्वास होता था कि मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोर्डियल मून एक ही इकाई थे। वे एक ही महान अस्तित्व के अलग अलग पक्ष थे। फिर भी दूसरी बार जब उसने महसूस किया कि मदर ट्री ऑफ डिजायर और प्राइमोर्डियल मून न केवल अलग थे, बल्कि उनके बीच एक गहरा संघर्ष भी था। इसका परिणाम ये हुआ कि प्राइमोर्डियल मून के अनुयायियों को पर्याप्त ध्यान नहीं मिला जब वे बाद में रोज स्कूल ऑफ थॉट में शामिल हुए। वस्तुओं के रूप में कुछ उपहार प्राप्त करने के अलावा उन्हें गैर महत्वपूर्ण पदों में रखा गया था। जैसे ही क्लारमन एक रहस्योद्घाटन हासिल करने के प्रयास में क्रिम्सन मून को महसूस करने पर केंद्रित था, क्रिम्सन मूनलाइट जो कैथेड्रल के बेल टॉवर पर गिरी, उसमें शुद्ध लाल शल्क दिखाई दिए, क्योंकि वे एक साथ इकट्ठे हुए। ये तब एमलिन वाइट में प्रकट हुआ, जिसने टक्सीडो और बो टाई पहनी थी। इस सैंग्विन के पीछे एक गाढ़ी काली गैस निकली, जिससे इल्यूसरी चमगादड़ के पंखों की एक जोड़ी बन गई। एमलिन ने अपनी खुशबू और आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को हटाने के लिए पहले ही संबंधित पोर्शन का सेवन कर लिया था, जिससे उसे गुप्त रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचने की अनुमति मिली। बेशक वो उसी पाथवे के डेमिगॉड, सीक्वेंस 4 डेमिगॉड के खिलाफ था। भले ही वो पूरी तरह से तैयार था, वो बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, वरना वो आसानी से खोज लिया जाता। उस खिड़की को देखते हुए जहां शमन किंग क्लारमन था, उसने 1 सेकंड के लिए कांच पर परछाई की जांच की। एमलिन वाइट ने माणिक से जड़ा हुआ कांस्य बॉक्स खोला। ज्यादा दूर नहीं एक घर में एमलिन वाइट ने गुड़िया जैसी शरॉन की ओर देखा और उसमें जड़े हुए कई माणिकों के साथ एक कांस्य बॉक्स निकाला। बॉक्स के अंदर एक आईबॉल के आकार का कांच का गोला था। ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट था जिसे एमलिन ने सैंग्विन से अनुरोध किया था, जिसे विजन ऑफ वाइट के रूप में जाना जाता था, सन डोमेन का एक आर्टिफैक्ट। ये म्यूटेंट पाथवे के डेमिगॉड्स और शमन किंग्स के साथ निपटने में बहुत प्रभावी था। इसे कुछ पहलुओं में उन्हें रोकने में सक्षम माना जा सकता था। बेशक इसे कोई दया और दयालुता का एहसास महसूस नहीं होगा, सिर्फ इसलिए कि एमलिन और शरॉन इसकी तरफ के बियॉन्डर्स थे। शरॉन को थोड़ा सिर हिलाते हुए देखने पर यह इंगित करने के लिए कि कोई समस्या नहीं है, एमलिन का शरीर धुंधला हो गया जैसे ही चांदनी कमरे में चमकी और वो रंगीन लाल शल्कों की एक श्रृंखला में बिखर गया। पास के कैथेड्रल के शीर्ष पर क्लारमन इधर उधर टहल रहा था जब उसने अचानक अपना सिर घुमाया, जैसे कि उसे कुछ महसूस हुआ हो। उसी समय हवा में एक विशाल क्रिम्सन मून उभरा। एमलिन उसमें से बाहर निकला, अपने दाहिने हाथ में विजन ऑफ वाइट को कसकर पकड़े हुए। उसने विजन ऑफ वाइट को उठाने के लिए अपने काले मखमली दस्ताने वाले बाएं हाथ का उपयोग किया। उसका चेहरा विकृत हो गया,
क्योंकि उसने उस दर्द का अनुभव किया जो धधकते सूरज के संपर्क में आने से आया था। दर्द को दबाते हुए एमलिन ने आईबॉल के आकार के कांच के गोले को अपनी दाहिनी आंख पर धकेल दिया। उसके सामने की सभी इमारतें अचानक उसकी दृष्टि से गायब हो गई थीं। केवल ठंडी क्रिम्सन या गिरी हुई बुराई की परछाइयां छोड़ गईं। उनके बीच एक आकृति थी जो एक विशाल काले भंवर की तरह थी, जो पागलों की तरह अपने चारों ओर की रोशनी को खा रही थी, जिससे उसका शरीर विकृत हो गया था। ये एमलिन का लक्ष्य था, प्राचीन शमन किंग क्लारमन। प्रकाश की एक किरण तुरंत जल उठी, चिलचिलाती अंधाधुंध रोशनी में संघनित हो गई। ये विजन ऑफ वाइट से बाहर निकली और सीधे कांच की खिड़की के पीछे की आकृति के लिए गई। चैप्टर 1234 प्रोजेक्शन का अवतरण। अंधा कर देने वाली सफेद किरण कांच की खिड़की को भेदते हुए शमन किंग क्लारमन पर गिरी। फिर वो एक तीव्र रोशनी में फट गई, जिसने सभी अनडेड, अंधेरे और बुराई को पिघला दिया। क्लारमन का फिगर सफेद लौ के साथ जलने लगा, जैसे कि वो एक पेपर फिगरीन हो जिसे लाल अंगारों के पास लाया गया हो। लेकिन वो वास्तव में एक पेपर फिगरीन थी जो क्रिम्सन मूनलाइट से बनी लग रही थी। शमन किंग का सब्स्टिट्यूट स्पेल, मून पेपर फिगरीन। जैसे ही पेपर फिगरीन राख में बदली, प्राचीन शमन किंग कैथेड्रल के टॉप पर दिखाई दिया और बेल टॉवर के पास खड़े एमलिन वाइट पर अपनी ठंडी नजर डाली। उस पल क्लारमन की खून जैसी लाल आंखों में शरॉन का फिगर रिफ्लेक्ट हुआ, जिसने एक काली रीगल ड्रेस और छोटा बोनेट पहना था। उसकी बॉडी अकड़ गई, जैसे कि उसने खुद पर कंट्रोल खो दिया हो। ये देखकर एमलिन ने संकोच नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसका हजारों बार अभ्यास किया हो। उसने विजन ऑफ वाइट से शमन किंग की बाईं छाती पर निशाना साधा और सन डोमेन के अनशेडोड स्पीयर को एक्टिवेट करने की तैयारी की। जब तक ये हमला क्लारमन के दिल पर लगता, ये शमन किंग क्लारमन इसे रिजॉल्व करने के लिए मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं कर पाता। एक आर्टिफिशियल वैम्पायर की सुपर रिकवरी एबिलिटीज का यूज करके रिकवर करना भी उसके लिए मुश्किल होता। बेशक इससे शरॉन को निश्चित रूप से अधिक गंभीर नुकसान होता, जिसने क्लारमन को पसेस किया था। हालांकि अगर वे जल्दी से अपने टारगेट को रिजॉल्व कर लेते तो वो कोरिस्पॉन्डिंग कीमत चुकाने को तैयार थी। पिछली चर्चाओं में एमलिन, शरॉन और मैरिक ने पहले ही कुछ सिमिलर प्लान्स पर चर्चा की थी और एक सहमति पर पहुंचे थे। यही कारण था कि शरॉन ने शमन किंग क्लारमन को उसके कपड़े कसकर प्रतिबंधित नहीं किया। एक रेत के पोजीशन की तुलना में वो एक विरोधी के लिए रिजॉल्व करना आसान था, जो मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता था। जहां तक इस बात की है कि क्या क्लारमन नग्न भागने में शर्मिंदा होगा, मैजिक मिरर का जवाब न था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अंततः एमलिन वाइट को टारगेट पर हमला करने देने का फैसला किया, ताकि उसकी मून पेपर फिगरीन को खत्म किया जा सके और शरॉन के लिए उसे पसेस करने का अवसर बनाया जा सके। एमलिन के हाथ में पारदर्शी कांच का गोला एक बार फिर चमक उठा, एक धधकते हुए भाले में बदल गया जो बेहद सफेद हो गया था। लेकिन इसी पल क्लारमन, जो कैथेड्रल के टॉप पर खड़ा था, अचानक एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। उसके माथे के बीच में तेजी से एक दरार खुल गई, जैसे कि उसमें एक ब्लड मून एम्बेडेड हो। मूनलाइट एक ज्वार की लहर की तरह बाहर निकली, जिससे इल्यूसरी गोरी नीली आंखों वाली शरॉन उसकी बॉडी से बेकाबू होकर बाहर निकल गई। क्लारमन की अकड़ी हुई और धीमी हरकतें मुश्किल से सामान्य हुईं और फुल मून की रेडियंस के तहत वह खून के एक पूल में बदल गया, जो प्रकाश के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। उसका फिगर कैथेड्रल के दूसरे स्पायर पर तेजी से बन गया। शरॉन उसके ठीक पीछे चिपकी हुई थी। जहां तक एमलिन द्वारा बनाए गए अनशेडोड स्पीयर की बात है, वो उस जगह से गुजरा जहां क्लारमन मूल रूप से खड़ा था और दूरी में उड़ गया, एक मिनिएचर सन में फैल गया। पूरा पोर्ट सिटी रोशन हो गया। उसी समय क्लारमन का दाहिना कंधा छटपटाने लगा, इससे पहले कि कोई चीज उसके काले लबादे को फाड़कर बाहर निकल गई। ये एक शानदार मेल डॉल थी। यह केवल एक हथेली के आकार की थी और उसने गहरे लाल रंग का गोल्ड पैटर्न वाला टक्सीडो पहना था। उसकी आंखें निकाल दी गई थीं, पीछे 2 काले छेद छोड़ गए थे। पपेट क्लारमन के कंधे पर बैठी और अपने हाथ उठाए, अपनी सभी उंगलियों को टैप किया, जैसे कि वो कोई इनविजिबल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हो। शरॉन का फिगर तुरंत क्लारमन की पीठ से बाहर निकल गया, जैसे कि उसे एक सीरियस रिपल्शन का सामना करना पड़ा हो। एमलिन ने महसूस किया कि उसके कपड़े टाइट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने उसे कसकर बांध दिया था। उसकी बो टाई भी उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश में जिंदा हो गई। वो डॉल रोज स्कूल ऑफ थॉट द्वारा क्लारमन को दिया गया ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट था। इसे जनरल ऑफ द प्यूपल लेसाई कहा जाता था। ये एक आइटम था जो म्यूटेंट पाथवे के एक सीक्वेंस 4 डेमिगॉड से बना था, जिसे एक एक्सीडेंट के कारण अचानक मौत का सामना करना पड़ा था। इसमें एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक थी और ये स्पिरिट्स वाले ऑब्जेक्ट्स को पसेस कर सकती थी और उन ऑब्जेक्ट्स को जगा सकती थी जो उसके विल्डर की इच्छा के अनुसार नहीं थे। हालांकि विल्डर को इसे अपने मांस और खून से खिलाना पड़ता था, वरना ये धीरे धीरे अपनी आंखें उगा लेता।
एक बार जब ये सील्ड आर्टिफैक्ट अच्छी कंडीशन में होता तो ये एक इविल स्पिरिट में बदल जाता जो सभी इंसानों से नफरत करते हुए अपने ओरिजिनल ओनर का पीछा करती। जब एमलिन ने बोझ से अपनी हड्डियों के दर्द से कराहने की आवाज सुनी तो विजन ऑफ वाइट जो उसकी सोल को जला रहा था उसने एक चमकदार चमक बिखेरी जिससे आसपास का क्षेत्र परछाइयों या बुराई के बिना एक भूमि में बदल गया। जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई का उसके कपड़ों पर जो प्रभाव था वो टूट गया। हालांकि उस पल क्लारमन ने पहले ही एक क्रूर मुस्कान के साथ एक विशेष शब्द बुदबुदाया था। उसने अपने हाथ बढ़ाए और हवा से कई रहस्यमयी प्रतीकों वाला एक इल्यूसरी दरवाजा बाहर निकाला। ये डोर ऑफ समनिंग था। मून पाथवे का सीक्वेंस 3 समनिंग मास्टर था। उसके माथे पर फुल ब्लड मून की रोशनी के तहत क्लारमन जो केवल शमन किंग लेवल पर था एक समनिंग पूरा करने में सक्षम था। हालांकि इस वजह से उसकी ओवरऑल ऑरा में एक निश्चित बदलाव आया था। उसने अपनी बहुत सारी रेशनैलिटी खो दी थी और उसका पागलपन गहरा हो गया था। इल्यूसरी चरमराने के बीच डोर ऑफ समनिंग एक दरार खुल गई। अंतराल में 2 इंसानी हथेलियां बाहर निकलीं। उनकी त्वचा में कोई चमक नहीं थी और उनमें बनावट की कमी थी। वे एक सबसे घटिया कपड़े की गुड़िया की तरह थे। चैप्टर 1235 सबसे कीमती सपोर्ट। सिल्वर ब्लैक 3 स्तरीय एक्सेसरी बॉक्स जिसमें कई रत्न जड़े थे तेजी से खुला और दूसरे लेवल का इंटीरियर रिवील किया। वहां अंधेरा था, यहां तक कि आसपास की बाधाएं भी इसमें मिलती हुई लग रही थीं। इससे ऐसा एहसास हुआ जैसे ये इन्फिनिट स्पेस का एक पॉकेट हो। एक पल में अंधेरा अनगिनत शानदार बिंदुओं से जगमगा उठा जैसे कि वे एक मिनिएचर कॉस्मोस एक मिनिएचर यूनिवर्स में बदल गए हों। चमकती रोशनी के ये बिंदु तेजी से घूमने लगे क्योंकि आसपास का दृश्य एक सेकंड में कई बार बदल गया। क्लाइन जो उम्मीद कर रहा था वो था अबोमिनेशन सुआ, रोज स्कूल ऑफ थॉट शमन और उनके कई फॉलोअर्स को गॉड्स की लड़ाई के खंडहरों में ले जाना। उन्हें साउदर्न कॉन्टिनेंट छोड़ने पर मजबूर करके वे प्रभावी ढंग से समझ पाएंगे कि क्लारमन पर हमला किया गया है। इस तरह वे कोई समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान नहीं कर पाएंगे। हालांकि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के दूसरे लेवल में रैंडमनेस का एक एलिमेंट था। निर्दिष्ट जगह पर चीजें भेजने का काम केवल मुट्ठी भर बार ही सफल हुआ। ज्यादातर समय चुनी गई डेस्टिनेशन में अपरिहार्य बदलाव होगा। ये कुछ ऐसा था जिसे लक से प्रभावित नहीं किया जा सकता था और कम से कम सीक्वेंस 0 से नीचे का कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए जब उसने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का दूसरा लेवल खोला तो क्लाइन को नहीं पता था कि क्या होगा। यह जुए में धोखा देने के लिए किसी भी बियॉन्डर पावर्स का उपयोग न करने जैसा था। उसे अपने सभी चिप्स को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन पर भरोसा करना था। इसने उसके दिल को चिंता से भर दिया। बेशक वो बहुत चिंतित नहीं था। चाहे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस उसे और मिस मैसेंजर को कहीं भी ले आए, उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना इम्पॉसिबल था। आखिरकार रेने टिनेकर नकली थी, बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस नकली था और वो खुद भी नकली था। इस बात को ध्यान में रखते हुए भले ही उसे बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस द्वारा भूमिगत फेंक दिया गया हो और भयानक करप्शन का सामना करना पड़ा हो, क्लाइन तुरंत हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को डिस्पेल कर सकता था और एक कंप्लीट डिसइंफेक्शन करने और सभी कनेक्शंस को तोड़ने के लिए सेफिरा कैसल में एंटर कर सकता था। इस नींव पर निर्माण करते हुए उसके पास करप्शन का विरोध करने के लिए मिस मैसेंजर की मेन बॉडी की मदद करने की एबिलिटी थी। चूंकि ये सीधे एक्सपीरियंस नहीं किया गया था, एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन की लेयर के माध्यम से नतीजा अपेक्षाकृत बेहतर था। उसे केवल एक ही बात की चिंता करने की जरूरत थी कि बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस द्वारा चुना गया रैंडम सीन वो था जहां मिस शरॉन और एमलिन शमन किंग क्लारमन पर हमला कर रहे थे। उस तरह ये मेन दुश्मन फोर्स को सीधे अपने हेडक्वार्टर की ओर ले जाने के बराबर होगा। इसका मतलब था कि वे केवल ऑपरेशन छोड़ने पर विचार कर सकते थे और वो और रेने टिनेकर सभी पार्टिसिपेंट्स को बैटलफील्ड से भागने और साउदर्न कॉन्टिनेंट से भागने में मदद करने की जिम्मेदारी लेंगे। ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन उसे सावधान रहना पड़ा। उस पल अबॉमिनेशन सुआह की ऑरा के प्रभाव के कारण क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी थोड़ी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये उसकी बॉडी और सॉइल को बांध रहा है, लेकिन ये अभी भी बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस में बहता रहा इसकी ओपन स्टेट को बनाए रखता है। पलक झपकते ही बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस के दूसरे लेवल का सीन बदल गया, एक छोटे विशाल समुद्र को रिवील करते हुए। क्लाइन, रेनेट टिनेकर, अबॉमिनेशन सुआ, हुड वाला शमन किंग और रोज स्कूल ऑफ थॉट के कई बिलीवर्स और सबॉर्डिनेट्स ने अंतहीन पीली रेत और रात की भीषण ठंड देखी। चेंड गॉड के प्रोजेक्शन के अलावा बैटलफील्ड पर सभी जीवित प्राणी तुरंत एक रेगिस्तान में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए। जहां तक प्रोजेक्शन की बात है, अबॉमिनेशन सुआ के जाने के कारण कनेक्शन टूट गया था जिससे उसकी पावर्स को रियलिटी में रिसने से रोका गया। यह जांचने के लिए समय की लग्जरी के बिना कि वो वर्तमान में कहाँ है, क्लाइन ने बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस को डिस्पेल कर दिया और अपनी उंगलियां चटकानी एक स्कारलेट फ्लेम को समन किया क्योंकि वो लगातार उनके भीतर कूदता रहा।
उसने ऐसा अबॉमिनेशन सुआह के ध्यान से बचने के लिए किया था, साथ ही हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन की समनिंग को पूरा करने के अवसर को हथियाने के लिए भी। उस पल उसने एक बेहद ईविल दहाड़ सुनी। उसका दिमाग अचानक खाली हो गया और उसने अस्थायी रूप से अपने सभी विचार खो दिए। स्कारलेट फ्लेम्स जिनमें वो डूबा हुआ था, वे भी जिंदा हो गईं और एक पिंजरे की तरह उसे जमीन से बांध दिया। बस एक दहाड़ और कुछ औरास के प्रभाव के साथ अबोमिनेशन सुआ ने उसे एक निश्चित हद तक पहले ही रोक दिया था। अगर ये तथ्य नहीं होता कि रेनेट टिनेकर जो अपनी पीक कंडीशन में थी उसकी टीममेट थी, तो क्लाइन का प्रोजेक्शन असहाय रूप से मार दिया गया होता। शायद उसकी असली बॉडी को कुछ प्रभाव भुगतने पड़ते। इस पल एक महल के आकार की विशाल गुड़िया ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना कसकर बंद मुंह खोला। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन पिच ब्लैक लिक्विड में ढकी हुई डिस्टोर्टेड लकड़ी एक बाढ़ के बांध का सामना करती हुई प्रतीत हुई। ये पीछे की ओर रिपेल हुई और अजीब उभरी हुई वस्तुओं के साथ बाहें उठाई। ये एक कर्ज था जो रेनेट टिनेकर बहुत लंबे समय से चुपचाप जमा कर रही थी। कर्ज की जड़ गुस्सा, नफरत और उसकी द्वेष थी, जो उसके हमले का शिकार होने के बाद उभरी थी। हालांकि अबोमिनेशन सुआ ने कोई स्पष्ट बदलाव नहीं दिखाया। वो केवल थोड़ा लड़खड़ाया और नॉर्मल होने से पहले 1 सेकंड के लिए जम गया। हाई लेवल एग्जिस्टेंस हमेशा उसी पाथवे के लो लेवल बियॉन्डर्स को रोकने में सक्षम थे। वे स्पेस पर एक निश्चित प्रभाव भी डाल सकते थे, और लपटों के बंधनों से बचने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हुए क्लाइन ने दूसरी तरफ फ्लैश करने के लिए क्रीपिंग हंगर का उपयोग किया, रोज स्कूल ऑफ थॉट के शमन किंग द्वारा बनाए गए ब्लड मून एस्केप से बचते हुए। उसने अबोमिनेशन सुआ को सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अवसर का लाभ उठाया और आगे वॉइड से बाहर निकालने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। इस बार उसने कुछ भी बाहर नहीं निकाला। क्लाइन ब्लिंकिंग जारी रखी और अपने कार्यों को दोहराया। फिर उसने सफलतापूर्वक एक फिगर को बाहर निकाला। ये चर्च ऑफ एवरनाइट की एसेटिक लीडर के अलावा कोई नहीं था, कंसीलमेंट डोमेन की एंजल एरियाना, जिसने पेड़ की छाल की बेल्ट के साथ एक सिंपल लिनन रोप पहना था। एरियाना के प्रोजेक्शन की आंखें थोड़ी डार्ट हुईं, क्योंकि उसकी आंखें तुरंत काली और गहरी हो गईं। इसके बाद वो रेनेट टिनेकर और अबोमिनेशन सुआ के बीच लड़ाई में शामिल हो गईं। उसकी मदद से रेनेट टिनेकर, जो एक कठिन स्थिति में थी और उसके लिए अवसर बनाने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार अपनी सांस पकड़ने में कामयाब रही। वो अबोमिनेशन सुआ द्वारा पसिस नहीं की गई और न ही वो असली गुड़िया बनी। रोज स्कूल ऑफ थॉट के शमन किंग ने डार्कनेस और मून डोमेन की ओर अपना वेल राउंडेड पहलू दिखाया। उसने क्लाइन की मूवमेंट को प्रतिबंधित करने के लिए अबिश शैकल्स जैसे मंत्रों का उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन कम दूरी की ब्लिंकिंग बस बहुत प्रभावी थी। चेन गॉड के प्रोजेक्शन और आसपास के क्षेत्र पर उसके प्रभाव के बिना और एबोमिनेशन सुआ के हस्तक्षेप के बिना क्लाइन पानी में मछली की तरह था। वो स्वतंत्र और रिलैक्स्ड था। उसे केवल ये विचार करने की आवश्यकता थी कि हर 2 टेलीपोर्ट्स पर अपने दुश्मन के मंत्रों से कैसे निपटा जाए। हालांकि शमन किंग शायद ही उसे प्रभावी तरीके से रोक सका, क्योंकि ये अप्रत्याशित था कि वो आगे कहां दिखाई देगा। इस प्रक्रिया के दौरान क्लाइन ने कुछ और बार वॉइड में पकड़ा, जब तक कि उसने एक फिगर को बाहर नहीं निकाला। इस फिगर की ब्रॉन्ज स्किन, काले बाल और भूरी आंखें थीं। उसके चेहरे के फीचर्स सॉफ्ट थे और उसकी नजर ठंडी थी। उसने सुनहरे धागे से कढ़ाई किया हुआ गहरा काला रोब पहना था। उसने एक सुनहरा मुकुट पहना था और वो फॉर्मर डेथ कंसुल अजिक एगर्स के अलावा कोई नहीं था। एक और एंजल। शमन किंग की पलकें फड़फड़ा गईं जब उसने देखा। इस पल अबोमिनेशन सुआ ने अचानक रेगिस्तान में कई काली बाहें डाली। पास का रेगिस्तान उबलने लगा और एक गाढ़े काले लिक्विड से ढक गया। ये दूरी में फैल गया और वॉइड पर आक्रमण किया, रियलिटी और स्पिरिट वर्ल्ड के ओवरलैपिंग को बाधित किया। इस तथ्य का लाभ उठाते हुए कि उसका टेलीपोर्टेशन पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ था, क्लाइन मिस्टर अजिक के पीछे ब्लिंक किया। उसे शील्ड करने के साथ उसने जल्दी से हवा में कुछ बार पकड़ा। उसकी बाह अचानक डूब गई और उसने एक सिल्वरी व्हाइट सांप की पूंछ को बाहर निकाला। एक और एंजल। जिस कारण से उसने सीधे 3 एंजल्स को समन करने की हिम्मत की, वो ये था क्योंकि इस हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को रेनेट टिनेकर ने स्टाफ ऑफ द स्टार्स का उपयोग करके समन किया था। स्पिरिचुअलिटी का उपभोग इस एंशिएंट बेन द्वारा वहन किया गया था, फोर्स द्वारा नहीं, वरना फोर्स सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना के उतरते ही बेहोश हो गई होती। इस तरह के स्पिरिचुअलिटी खर्च को सहन करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। फोर्स का उद्देश्य पहले गेरमैन स्पैरो के हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को समन करना था, ताकि उसके पास रिचुअल सेट करने और स्टाफ ऑफ द स्टार्स को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए काफी समय हो। फिर हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन का रखरखाव दूर हो जाएगा, जिससे उसे कोग में लौटने की अनुमति मिलेगी और रेनेट टिनेकर को उसे फिर से समन करने के लिए कहा जाएगा। 10 सेकंड से भी कम समय में, जैसा कि अबोमिनेशन सुआ ने अपना ध्यान रेनेट टिनेकर पर केंद्रित किया
और सबकॉन्शियसली क्लाइन को कम करके आंका, जिससे वो न केवल चेन्ड गॉड के प्रोजेक्शन की मदद खो बैठा, बल्कि उस स्थिति से भी बाहर निकल गया जहां उसने एम्बुश किया था, उस स्थिति में जहां वो 4 शक्तिशाली एंजल्स द्वारा घेरा गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के इस सीक्वेंस से एक एंजल ने अपना मुंह खोला और एंशिएंट हर्मेस शब्दों में जाप किया। उसने एक बार फिर चेन्ड गॉड से प्रार्थना की थी। जब शमन किंग क्लार्मन के सामने डोर ऑफ समनिंग खुला, तो 2 कांपते हुए हाथों का विस्तार ही एमलिन वाइट के दिमाग में अचानक एक विचार को फ्लैश करने के लिए पर्याप्त था। रोज स्कूल ऑफ थॉट का दूसरा एंजल, किंग ऑफ कर्सेस, बारंका। ये शरॉन और मैरिक द्वारा दी गई जानकारी थी। ये देखते ही एमलिन का दिमाग तन गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बांह लहराई और विजन ऑफ वाइट को डोर ऑफ समनिंग पर फेंक दिया। ये आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि वो पहली बार डेमिगॉड स्तर पर लड़ाई का अनुभव कर रहा था, इसलिए वो ओवर रिएक्ट करने से खुद को नहीं रोक सका। दूसरी ओर वो विजन ऑफ वाइट को खोने के बारे में चिंतित नहीं था। आखिरकार ये पेंगुइन का था। ज्यादा से ज्यादा वो भविष्य में समय के साथ इसे चुका देगा। उसी समय सील्ड आर्टिफैक्ट के बिना भी उसके पास उपयोग करने के लिए अन्य मिस्टिकल आइटम्स थे, जैसे लेमानोस ट्रैवल्स। नोटबुक के साथ एमलिन विजन ऑफ वाइट को बदलने के लिए अनशेडोड क्रूसिफिक्स को समन कर सकता था। आईबॉल के आकार का कांच का गोला बाहर उड़ने के बाद इसने लगातार रास्ते में रोशनी को अवशोषित किया, जिससे यह अत्यधिक अंधेरे के साथ आया। जब ये डोर ऑफ समनिंग के करीब पहुंचा तो विजन ऑफ वाइट अचानक एक बेहद शानदार चमक में फट गया। दोपहर के धधकते सूरज की तरह इसने दोनों हाथों और दरवाजे को ढक लिया, सभी बुराई, पतन, अंधेरे, गंदगी और अनडेड ऑरास को पिघला दिया। क्लार्मन के माथे पर फुल ब्लड मून स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ था। सभी प्रकाश की किरणें उसकी तरफ संकुचित हो गई थीं, जिससे उसे अपने परिवेश को प्रभावित करने से रोका जा सके। इस अवसर को लेते हुए हवा में दिखाई देने वाला शरॉन का फिगर डिस्टॉर्ट हो गया, एक मानव आकार की पपेट में बदल गया। ये पपेट शमन किंग क्लार्मन के समान थी। इसके बाल गंदे, काले और सफेद थे और चमकीले लाल आंखों की एक जोड़ी थी। एमलिन के लिए उसने अपनी बाईं बांह उठाई और एक ट्रांसलूसेंट अंगूठी दिखाई जो उसकी दस्ताने वाली तर्जनी उंगली के बाहर पहनी हुई थी। अंगूठी हल्के लाल एंबर से बनी लग रही थी और उस पर खून के रंग का रत्न जड़ा हुआ था। लिलिथ की अंगूठी। ये सैंग्विन एंसेस्टर एंशिएंट गॉडेस लिलिथ द्वारा व्यक्तिगत रूप से बनाई गई अंगूठी थी। ये एक ऐसा दरवाजा प्रोजेक्ट कर सकती थी जो एक निश्चित समय के लिए स्पिरिट वर्ल्ड में गहराई तक जाता था, एक अज्ञात प्राणी को समन करता था। एमलिन को यकीन नहीं था कि उसे क्या मिलेगा। वो केवल इतना जानता था कि सामान्य परिस्थितियों में समन की गई वस्तु आमतौर पर उससे थोड़ी मजबूत होती थी, लेकिन सीधे डेमिगॉड को बाहर निकालने की संभावना असंभव नहीं थी। अंगूठी की नोक पर खून के रंग के रत्न ने एक धुंधली चमक बिखेरी, क्योंकि एमलिन के सामने रहस्यमयी पैटर्न से ढका एक इल्यूसरी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। दरवाजे में गैप चौड़ा हो गया। शमन किंग क्लार्मन अभी अभी सूर्य की रोशनी से उभरा ही था जब उसने देखा कि डोर ऑफ समनिंग के पीछे एक चांद उग रहा है। ये एक चमकदार चांद था जो रंग में थोड़ा सिल्वर था। चैप्टर 1236 लिंकेज। शमन किंग क्लार्मन की आंखों में एक चमकदार सिल्वर मून उगा जिसने जल्दी से उसकी पुतलियों को भर दिया। ये नॉर्मल क्रिम्सन मून से बिल्कुल अलग था। ये ब्लड मून भी नहीं था जो कभी कभी दिखाई देता था। ये मून की उस अबनॉर्मल स्टेट के जैसा था जो बहुत पहले नहीं हुई थी, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी थे। इसने क्लार्मन की आंखों और बॉडी को रोशन कर दिया, जिससे उसका क्रिम्सन मून से कांटेक्ट तुरंत टूट गया। इसका मतलब यह भी था कि जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, क्लार्मन अब मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास नहीं कर सकता था और न ही वह क्रिम्सन मूनलाइट की इल्यूमिनेशन की रेंज के भीतर टेलीपोर्ट कर सकता था। अचानक मून डोमेन के इस शमन किंग के दिमाग में एक शब्द आया, लिलिथ। एंशिएंट गॉडेस लिलिथ, जो कभी मून पाथवे को कंट्रोल करती थीं। ऐसा बदलाव एमलिन की उम्मीदों से बाहर था, लेकिन शरॉन, जो अपने इमोशंस और थॉट्स को कंट्रोल करने में अच्छी थी, अफेक्ट नहीं हुई। क्लार्मन पपेट बनने के बावजूद उसने अपना दायां हाथ उठाया और अपने कुछ गंदे, काले और सफेद बालों को खींचा। लगभग उसी समय शमन किंग के सिर पर सफेद बालों का एक गुच्छा अपने आप गिर गया बिना किसी हमले के। डोर ऑफ समनिंग, जिसे उसने अभी खोला था, वो विजन ऑफ वाइट की सन रेज की पूरी ताकत से डिसोल्व हो गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल जिसे समन किया गया था, ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट का विरोध करने में असमर्थ था, बल्कि इसलिए कि डोर ऑफ समनिंग ऐसे स्पेशल अटैक का सामना नहीं कर सका। इसके अलावा किंग ऑफ कर्सेस बारंका ने केवल 2 हाथ बढ़ाए थे। इसने उस पावर की मात्रा को सीमित कर दिया जिसे वो अपने डिसेंट के माध्यम से रिमोटली प्रोजेक्ट कर सकता था। रियल वर्ल्ड में फैली इविल ऑरा भी विजन ऑफ वाइट द्वारा प्यूरिफाई कर दी गई थी, जिससे इसे शरॉन और एमलिन को प्रभावित करने से रोका गया। उस मोमेंट पर डोर ऑफ समनिंग के बिना बारंका केवल वहां पीछे हट सकता था जहां वो ओरिजिनली था।
उसे अगली समनिंग का इंतजार करना था या शमन किंग क्लार्मन के प्रार्थना करने का। एक एंजल के रूप में उसके पास दुनिया भर में प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए आवश्यक स्टेटस था। जब बालों का वो गुच्छा गिरा, शरॉन अपनी क्लार्मन पपेट स्टेट में हिचकिचाई नहीं। उसका दायां हाथ स्वाभाविक रूप से उसके माथे से नीचे फिसल गया। उसने अपने माथे पर एग्जेगरेटेड दरार को पकड़ा जिसमें फुल ब्लड मून एम्बेडेड था और उसे जोर से नीचे दबाया। क्लार्मन मदद नहीं कर सका, लेकिन एक खून जमा देने वाली चीख निकाली। उसके माथे पर मांस एक बिजार ब्लर में बदल गया क्योंकि उन्होंने टेरिफाइंग दरार को भर दिया, मिनिएचर फुल मून को ब्लॉक कर दिया। ये म्यूटेंट पाथवे के सीक्वेंस 4 पपेट की बियॉन्डर पावर्स में से एक थी जिसे सोर्स ऑफ कर्सेस कहा जाता था। नॉन लिविंग क्रिएचर्स को इन्फ्लुएंस करने में सक्षम होने के अलावा पपेट्स मिस्टिकल पपेट्स और जादुई पेपर फिगरीन्स में भी बदल सकते थे। स्थापित कनेक्शन के माध्यम से वे अपने टारगेट्स को कर्ज देने के लिए वेरियस मेथड्स का उपयोग कर सकते थे। ये बियॉन्डर पावर सीक्वेंस 3 तक पहुंचने पर गुणात्मक क्वालिटेटिव बदलाव से गुजरती है। करंट स्टेज पर इसका रिजल्ट आपसी विनाशकारी डैमेज में होता था। नॉर्मल परिस्थितियों में पपेट डेमीगॉड शायद ही कभी इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरे शब्दों में, एक पपेट को अपने दुश्मन को चोट पहुंचाने के लिए खुद को चोट पहुंचानी पड़ती थी। शरॉन ने ऐसा करने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसे यकीन था कि चूंकि वो और उसका टारगेट दोनों सीक्वेंस 4 पर थे, एक रेत और ज़ॉम्बी के रूप में, वो निश्चित रूप से एक वैम्पायर की तुलना में डैमेज को बेहतर ढंग से सहन करने में सक्षम होगी। पहले से ये जानने के बाद कि शमन किंग क्लार्मन के पास ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई था, शरॉन ने कभी भी रेत के पोजीशन के साथ वास्तव में सफल होने के बारे में नहीं सोचा था। उसका मुख्य गोल क्लार्मन के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए इस मेथड का उपयोग करना था ताकि बाद के कर्ज के लिए तैयारी की जा सके। बालों का वो गुच्छा जो उसने तोड़ा था कर्ज की ऑफिशियल शुरुआत का प्रतीक था। टारगेट के फुल ब्लड मून को उसके माथे पर नष्ट करना उसे डोर ऑफ समनिंग को एक बार फिर से स्थापित करने से रोकना था, जो रोज स्कूल ऑफ थॉट के एंजल को बैटलफील्ड में खींच लाता। बेशक एक डेमीगॉड के रूप में क्लार्मन कर्ज से इतनी आसानी से नहीं मरने वाला था। अतीत में वो कर्ज द्वारा लाए गए डैमेज को कम करने के लिए मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन और इल्यूसरी बैट्स का उपयोग करने में सक्षम होता। फिर तेज गति से लगातार आगे बढ़ते हुए वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के एंजल के ऑनरिफिक नेम का जाप करते हुए हमलों से बच सकता था। हालांकि सिल्वरी व्हाइट मून की इल्यूमिनेशन के तहत उसका शरीर जम गया लग रहा था, जिससे उसे एक्शंस की सीरीज पूरी करने से रोका गया। जबकि क्लार्मन का दिमाग दौड़ रहा था, उसके कंधे पर जनरल ऑफ द प्यूपिल लेसाई पपेट खड़ा हो गया और कान फोड़ देने वाली चीख निकाली। उनके चारों ओर की कांच की खिड़कियां टूट गईं, गोलियों में बदल गईं जो तैरती हुई शरॉन की ओर चलीं। बिना किसी के आईबॉल के आकार के ग्लास फेयर को कंट्रोल किए ये अपने आप ऊपर उड़ गया, जिससे लाइट का एक विशाल पिलर बन गया जिसके चारों ओर लपटें घूम रही थीं जैसे ही ये नीचे उतरा। लाइट के पिलर ने शरॉन को घेर लिया, जिससे सराउंडिंग्स दिन की तरह ब्राइट हो गईं। जनरल ऑफ द प्यूपिल लेसाई बिना मालिक वाले मिस्टिकल आइटम्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था, जिससे उन्हें इसकी मदद करने की अनुमति मिलती थी। फ्लेयरिंग सन के बीच शरॉन, जो क्लार्मन में बदल गई थी, ने पिघलने के स्पष्ट संकेत दिखाए क्योंकि उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से कंटॉर्ट हो गया था। कांच के आधे टुकड़े लाइट के पिलर में पिघल गए, जबकि बाकी आधे ने उसके शरीर को छेद दिया। क्लार्मन ने एक बार फिर दर्दनाक चीख निकाली। इसने एमलिन के शरीर को ठंडा कर दिया क्योंकि उसका खून जमने लगा था। शमन किंग के शरीर पर एक के बाद एक खूनी छेद दिखाई दिए। वो उस मोमबत्ती की तरह था जिसे भट्टी में फेंक दिया गया हो, क्योंकि वो धीरे धीरे नरम हो गया और उसके फैट से तेल टपकने लगा। सोर्स ऑफ कर्सेस से कोई भी डैमेज टारगेट पर रिफ्लेक्ट होगा। रोज स्कूल ऑफ थॉट के डेमिगॉड के रूप में इसमें कोई संदेह नहीं था कि क्लार्मन यह जानता था। उसका एक्शन अभी डैमेज के इस एक्सचेंज का उपयोग शरॉन को कर्स रोकने के लिए मजबूर करने के लिए था। सन डोमेन के थियोग्रिकल स्पेल्स ने स्पष्ट रूप से इविल क्रिएचर्स को अधिक डैमेज दिया, जो पपेट्स, रेट्स, ज़ॉम्बीज और वेयरवुल्व्स की तरह थे, बजाय वैम्पायर्स, पोशन प्रोफेसर्स, स्कारलेट स्कॉलर्स और शमन किंग्स के। लगातार फ्लेयरिंग सन के हमलों के कारण शरॉन बिखरने लगी, लेकिन ये क्लार्मन को गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था। मून पाथवे के डेमिगॉड्स के लिए उनके पास बेहद मजबूत सेल्फ रिकवरी एबिलिटीज थीं। बस एक सेकंड में शमन किंग क्लार्मन ने अपने रिच एक्सपीरियंस और मिस्टिसिज्म के गहरे ज्ञान का उपयोग सोर्स ऑफ कर्सेस की समस्या को सटीक रूप से समझने के लिए किया और कम से कम समय में परिणाम देखने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका चुना। हालांकि उस मोमेंट पर विजन ऑफ वाइट खो देने के बाद एमलिन वाइट, जिसने अजीब मून को समन किया था, को होश आ गया। उसने एक ब्रॉन्ज ग्रीन हार्ड कवर नोटबुक निकाली और उसे एक पेज पर पलट दिया। पतली हवा से लाइटनिंग के बोल्ट दिखाई देने पर एक क्रैकिंग आवाज सुनी जा सकती थी, जो एक स्टॉर्म में बदल गई, जिसने एक मजबूत विनाशकारी ऑरा एमिट की। तुरंत शमन किंग क्लार्मन इसमें फंस गया। लेमनोज ट्रेवल्स थंडरस्टॉर्म।
टेम्परेरी तौर पर मूनलाइट ट्रांसफॉर्मेशन और एक निश्चित सीमा के भीतर ब्लिंक करने की एबिलिटी खो देने के बाद क्लार्मन हमले को चकमा देने में असमर्थ था। वो सिल्वर लाइटनिंग के बोल्ट से मारा गया। शरॉन ने डैमेज को टारगेट पर रिफ्लेक्ट होने से रोकने के लिए सोर्स ऑफ कर्सेस को डिस्पेल करने का मौका लिया। हालांकि उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में बहुत पीला था और उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। ब्लेजिंग सन से लाइट के पिलर ने वास्तव में उसे काफी डैमेज पहुंचाया था। सिल्वरी व्हाइट ब्लॉब जो विस्फोटित हुआ था वो जल्दी से बुझ गया और क्लार्मन का शरीर पहले से ही पिच ब्लैक था। उसकी जली हुई स्किन और मांस लगातार छिल रहे थे। मांस के टुकड़े स्क्वार्म कर रहे थे और बढ़ रहे थे। जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई का शरीर तेजी से इनकॉर्पोरियल हो गया, जैसे कि ये एक स्पेक्ट्रम में बदल गया हो। यह क्लार्मन को पसेस करने और उसे बाद के हमलों को रोकने के लिए क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए तैयार था। इस मोमेंट पर एक सुनहरे लाल आंखों वाले सिर ने अचानक दिखाई देकर उस शानदार गुड़िया का सिर काट लिया। क्लार्मन, जो ग्रोगी बना रहा, उसने सबकॉन्शियसली ऊपर देखा और एक बिना सिर वाली महिला को देखा। इस महिला ने एक डार्क और कॉम्प्लिकेटेड गॉथिक लंबी ड्रेस पहनी थी और 4 सुनहरे लाल आंखों वाले सिर पकड़े हुए थी। रेनेट टिनेकर। उस विशाल रेगिस्तान में रेनेट टिनेकर की आंखें, जो अजिक एरियाना और विशाल सिल्वर सांप के साथ अबोमिनेशन सुआह पर हमला कर रही थी, अचानक ग्लास जैसी हो गईं। उसके एक्शन अकड़ गए क्योंकि उसने पूरी तरह से इंस्टिंक्ट पर हमला किया। ये क्लाइन के प्लान का हिस्सा था। जब इस तरफ की लड़ाई स्थिर हो गई और अबोमिनेशन सुआ थोड़े समय के भीतर खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो गया, तो रेनेट टिनेकर की मेन बॉडी अपनी कंसील्ड स्टेट को दूर कर देगी। वो फिर रियल वर्ल्ड में लौट आएगी और जल्दी से शरॉन और एमलिन को लड़ाई खत्म करने में मदद करेगी। हवा में ट्रेजिक दिखने वाले ममी प्रोजेक्शन को देखते हुए, जैसे ही क्लाइन ने 3 एंजल्स को अबोमिनेशन सुआ को वापस पकड़ने के लिए कंट्रोल किया, उसने उनके आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करने के लिए उनकी ऑरास का उपयोग किया। उसने टेलीपोर्टेशन से फ्लेमिंग जंप में स्विच किया और वो रोज स्कूल ऑफ थॉट के शमन किंग के साथ डील करता रहा। इस प्रोसेस के दौरान वो बेपरवाह और रिलैक्स दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में उसने महसूस किया कि उसके शरीर और उसकी सोल के बीच एफिनिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे एक स्पिरिट केज बन रहा था, जिससे उसके एक्शन सख्त और भारी हो रहे थे। इसने उसे प्रिजनर के कोर डिस्क्रिप्शन की याद दिला दी। शरीर दिल का पिंजरा था और दुनिया शरीर का पिंजरा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह इस वाक्य का अर्थ दूसरे एंगल से समझ गया। अबोमिनेशन सुआ द्वारा अपना ध्यान उस पर निर्देशित करने के बाद भले ही उसके पास उस पर सीधे हमला करने का मौका नहीं था, वो अभी भी उसे किसी तरह के करप्शन से पीड़ित करने में सक्षम था। रेनेट टिनेकर के एक सिर के जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई के कंट्रोल में होने के बाद दूसरे सिर ने काले स्टाफ को उठाया, जिसे वो अपने दांतों से दबा रहा था। रत्न जड़ित स्टाफ एक धुंधली चमक के साथ जल उठा। एक फिगर ने जल्दी से आकार लिया। ये कोई और नहीं बल्कि गेरमैन स्पैरो था, जिसने टॉप हैट और ट्रेंच कोट पहना था और डेथ नेल पकड़े हुए था। बैंग! लाइट की एक सिल्वर ब्लैक स्ट्रीम बाहर निकली और क्लार्मन के शरीर पर सटीक रूप से लगी। क्लार्मन के विचार रुक गए क्योंकि वो मौके पर ही जम गया। कंट्रोल स्पिरिट बुलेट। ये गेरमैन स्पैरो द्वारा शूट की गई कंट्रोल स्पिरिट बुलेट थी, जिसे स्टाफ ऑफ द स्टार्स ने री इनैक्ट किया था। ये 0-62 सील्ड आर्टिफैक्ट उन बियॉन्डर पावर्स और लोगों को रियलिटी पर उतरने की अनुमति दे सकता था जो विल्डर के दिमाग में उभरे थे, जबकि बाद वाला एक सिंगल हमला कर सकता था। दूसरी तरफ शरॉन तुरंत एक पपेट में बदल गई जो क्लार्मन के समान दिख रही थी। उसने अपना दायां हाथ वापस खींचा और बेरहमी से इसे अपनी छाती में घोंप दिया। खून बिखरा क्योंकि क्लार्मन ने अपना मुंह खोला, कोई आवाज निकालने में असमर्थ। एक रेत के लिए दिल निश्चित रूप से एक वाइटल पॉइंट नहीं था, लेकिन एक वैम्पायर के लिए ये लेथल था। क्लार्मन को विरोध करने का कोई मौका दिए बिना एमलिन ने एक बार फिर लेमनोस ट्रेवल्स को पलटा और हिस्टोरिकल वॉइड समनिंग की रिकॉर्डिंग जारी की और ब्रॉन्ज अनशेडोड क्रूसिफिक्स निकाला। उसकी उंगलियों ने एक स्पाइक पर दबाया, जिससे खून बाहर निकलकर मोटल क्रॉस को क्लींस करने लगा। एक प्योर बर्निंग व्हाइट स्पीयर तुरंत कंडेंस हो गया। शरॉन द्वारा सोर्स ऑफ कर्सेस को हटाने के बाद एमलिन ने लाइट का लंबा स्पीयर बाहर फेंक दिया और देखा कि यह शमन किंग क्लार्मन की छाती को छेदता है, उसे कैथेड्रल की ऊंची दीवारों पर पिन करता है। ब्राइट लाइट अचानक फैल गई और क्लार्मन की आखिरी सांस को पूरी तरह से बुझा दिया। अनशेडोड स्पीयर। विशाल रेगिस्तान में क्लाइन अचानक रुक गया और अबोमिनेशन सुआ और शमन किंग का सामना करते हुए उसने अपनी टोपी उतार दी, अपना हाथ अपनी छाती पर दबाया और झुक गया। उसका शरीर फीका पड़ गया और गायब हो गया। इस प्रोसेस के दौरान क्लाइन परेशान होने के बारे में चिंतित नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो जाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि रेनेट टिनेकर ने हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को डिस्पेल कर दिया था। इसका मतलब यह भी था कि दूसरे बैटलफील्ड पर ऑपरेशन सफल हो गया था। चैप्टर 1237 डिस्ट्रीब्यूशन।
जैसे ही सुनहरी किरणें नीचे चमकी, क्लारमन, एक शमन किंग जो 1000 साल से ज्यादा समय से जिंदा था, एवनाइट कैथेड्रल के एंट्रेंस पर टुकड़ों में बिखर गया। उसके शरीर का हर हिस्सा जलकर काला पड़ गया था और उसका सारा खून पूरी तरह से सूख चुका था। उनमें से उसकी काली रोब की राख से कुछ नीचे गिरा। ये एक नॉर्मल साइज की हथेली थी। इसकी स्किन का टेक्सचर बिल्कुल भी इंसानों जैसा नहीं लग रहा था और इसमें एक हल्की चमक थी। इसकी उंगलियां पतली थीं और उनमें मांस और हड्डी का बैलेंस था। अगर उसने इसे ऐसे मौके पर नहीं देखा होता तो एमलिन निश्चित रूप से मान लेता कि ये हथेली एक शानदार डॉल का हिस्सा है। रिने टिनेकर के हाथ में मौजूद एक और सिर तेजी से आगे बढ़ा और उसने जल्दी से उस हथेली को काट लिया। उसी समय शैरन की फिगर गायब सी हो गई, क्योंकि वो शमन किंग क्लारमन के अवशेषों में एंटर कर गई ताकि उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के बाहर निकलने की स्पीड बढ़ सके। एमलिन ने खुद को संभाला और लिलिथ की रिंग द्वारा बनाई गई डोर ऑफ समनिंग को देखा। उसका शरीर अचानक एक धुंधली चांदनी में बदल गया। उसका दूसरा हाथ लेमानोस ट्रेवल्स को हिला रहा था जैसे ही उसने किताब के पन्नों में से एक को पलटा। उस पर बने सिंबल्स और मिस्टीरियस पैटर्न सभी ट्रैवलिंग से संबंधित थे। एमलिन की फिगर ट्रांसपेरेंट हो गई और वो सीन से गायब हो गया। उसने प्लान को फॉलो किया और ऑपरेशन खत्म होने के बाद वहां से निकलने वाला वो पहला व्यक्ति था। उसने शेरन और कंपनी द्वारा सीन की सफाई और सबूत मिटाने के काम में दखल नहीं दिया। आखिरकार वो वहां सबसे कमजोर था। उसने सील आर्टिफैक्ट्स और मिस्टिकल आइटम्स पर भरोसा करते हुए लड़ाई में काफी एनर्जी खर्च कर दी थी। जहां तक युद्ध के इनाम की बात थी, वे बैकलैंड लौटने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस मामले में एमलिन को गेरमन स्पैरो के वादे और रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस डिपार्टमेंट की साख पर पूरा भरोसा था। बैकलैंड में एक खाली घर में टेलीपोर्ट करके वापस आने के बाद उसने अचानक लेमानोस ट्रैवल्स को नीचे फेंक दिया। उसने एक ब्रॉन्ज बॉक्स निकाला जिसमें कई लाल रत्न जड़े हुए थे और उसने विजन ऑफ वाइट को उसके अंदर रख दिया। ऐसा करने के बाद ही एमलिन में अपने बाएं हाथ से दस्ताने उतारने की एनर्जी बची। उसने देखा कि उसकी उंगलियां छालों से भरी हुई थीं और सूजी हुई थीं। सैंग्विन की रीजनरेटिव एबिलिटी के साथ इस लेवल का डैमेज बहुत पहले ही ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वास्तव में इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ था। विजन ऑफ वाइट से जलने के घाव कम से कम 7 दिनों तक रहेंगे। एमलिन ने एक मेटल ट्यूब में रखा हुआ ऑइंटमेंट निकाला और उसे अपने घाव पर लगाने के लिए थोड़ा सा बाहर निचोड़ा। आत्मा को चुभने वाला दर्द ठंडक के एहसास से तुरंत कम हो गया। एमलिन ने धीरे से सांस छोड़ी जैसे कि वह अंत में पुनर्जीवित हो गया हो। उसने विजन ऑफ वाइट को जमीन पर फेंकने से खुद को रोकने के लिए बहुत ज्यादा विल पावर का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार सील आर्टिफैक्ट उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता तो वो अपने आप आसपास की लाइट को सोख लेता और एक तेज चमक छोड़ता। एक सैंग्विन के लिए ये सुसाइड करने का एक बेहतरीन तरीका था। उसके तुरंत बाद एमलिन ने अपने खून की एक बोतल निकाली जिसे उसने पहले ही निकाल लिया था और उसे लेमनोस ट्रैवल्स की सतह पर लगा दिया। फिर उसने लिलिथ की रिंग से होने वाली खून की प्यास को कम करने के लिए खून की एक और बोतल पी ली। इस तरह के ऑपरेशन के बाद उसने आखिरकार सील आर्टिफैक्ट के नेगेटिव इफेक्ट्स को हटा दिया। केवल इसी पल एमलिन को लड़ाई के दौरान हुए एक्सीडेंट को याद करने का समय मिला। डोर ऑफ समनिंग, जिसे उसने लिलिथ की रिंग के साथ प्रोजेक्ट किया था, उसने स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई से प्राणियों को नहीं बुलाया, बल्कि उसने एक अजीब चंद्रमा को समन कर लिया। वह चंद्रमा डोर ऑफ समनिंग के पीछे लटका रहा और चुपचाप शमन किंग क्लारमन को रोशन करता रहा, जिससे मून डोमेन की विभिन्न बियॉन्डर पावर्स दब गईं। अगर ये बदलाव नहीं हुआ होता तो भले ही लिलिथ की रिंग ने एक सेंट लेवल के स्पिरिट वर्ल्ड प्राणी को बुलाया होता, लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। शायद उन्हें रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस एंजल के नीचे आने का इंतजार करना पड़ता ताकि उन्हें भारी एडवांटेज मिल सके। एक चांदी जैसा सफेद चंद्रमा। क्या ये हो सकता है कि एंसेस्टर ने मुझे कुछ हेल्प प्रोवाइड की थी? एमलिन के मन में एक विचार आया और उसने तदनुसार अनुमान लगाया। ये उस सैंग्विन सेवियर की पहचान से मेल खाता था जिसे एंसेस्टर ने नियुक्त किया था। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद एमलिन को अब इस अनुमान के बारे में कोई संदेह नहीं था, लेकिन अतीत के विपरीत वो उतना एक्साइटेड या रोमांचित नहीं था। डेमिगॉड लेवल पर लड़ाई का अनुभव करने और ये कंफर्म करने के बाद कि वो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठा रहा है, उसे कोई गर्व महसूस नहीं हुआ। उसका दिल दबाव से भारी था। फ्यू। कुछ सेकंड बाद एमलिन ने अपना मुंह खोला और फुसफुसाया, मैं सैंग्विन का सेवियर हूं। जब उसने ये कहा तो उसके चेहरे का भाव असामान्य रूप से गंभीर था, कुछ हद तक गरिमापूर्ण, बिना किसी हिचकिचाहट के। डॉट डॉट डॉट। वो घर जहां एमलिन ने मैरिक और शेरन से मुलाकात की। जब सैंग्विन ने उस परफेक्ट डॉल जैसी लेडी को 2 आइटम निकालते हुए देखा तो उसने उसकी थोड़ी ईथरियल आवाज सुनी, एग्रीमेंट के अनुसार हम केवल एक चीज लेंगे, बाकी ये है। 2 आइटम थे। गाढ़े खून से बना एक मुट्ठी के आकार का रत्न,
इससे एक लाल चमक निकल रही थी, जैसे कोई छोटा क्रिम्सन मून हो। दूसरा आइटम एक शानदार मेल डॉल थी, जिसकी आंखों की जगह 2 काले छेद थे। शमन किंग की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक, जनरल ऑफ द प्यूपिल-लेस आई। एमलिन ने सिर हिलाया और देखा कि 2 आइटम में अपनी खुद की जान लग रही थी जैसे ही वे उड़कर आए। जैसे ही वो इसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसने मिस शैरन को ये कहते हुए सुना, शमन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक में करप्शन के कुछ अजीब निशान हैं। यहाँ तक कि अनशेडोड स्पीयर भी इसे साफ करने में असमर्थ था। इसका मतलब है कि मुझे करप्शन हटाने के लिए, इसे तोड़ने में मदद करने के लिए किसी एंजल को ढूंढना होगा। एमलिन पूरी तरह समझ गया कि शैरन क्या कह रही थी और उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझ गया कि क्या करना है। शैरन, जिसने एक छोटी काली बॉनेट पहनी थी, तुरंत ऊपर उठी और सम्मान में सिर झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। उसी तरह एमलिन ने अपनी टोपी उतारी और बदले में सिर झुकाया। डॉट डॉट डॉट। ग्रे सफेद कोहरे के ऊपर प्राचीन महल के अंदर क्लाइन ने अपने शरीर से निकलने वाली काली गैस के विस्प्स को देखा, अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे पता भी नहीं चला और मैं अबॉमिनेशन द्वारा शापित हो गया। चेन गॉड का प्रोजेक्शन भी अपराधी हो सकता है। मैं एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा अलग भी था। अगर ये सेफरा कैसल के बिना कोई सेंट होता, तो वे शायद सुरक्षित होने का सोचने के बाद अचानक मौत का अनुभव करते। मिस मैसेंजर के लिए बीच में हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन के बिना भी कोई ज्यादा समस्या नहीं थी, क्योंकि वो एक असली एंजल थी। इसलिए क्लाइन चिंतित नहीं था। काली गैस के गायब होने के बाद क्लाइन ने कुछ देर इंतजार किया। उसने तब तक इंतजार किया जब तक एमलिन ने आइटम सैक्रिफाइस नहीं कर दिए और मिस्टर फूल से शमन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को शुद्ध करने में मदद करने की रिक्वेस्ट नहीं की। अजीब करप्शन, मदर ट्री ऑफ डिजायर से या प्राइमोर्डियल मून से? क्लाइन ने उस छोटे क्रिम्सन मून को उठाया और कुछ सेकंड के लिए उसे ध्यान से देखा। इस प्रोसेस के दौरान वो हाई अलर्ट पर था, लगातार सेफरा कैसल की पावर्स को मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहा था। अगर वो यहाँ एंजल के लेवल पर नहीं होता, तो वो एमलिन के सैक्रिफाइस के लिए सहमत नहीं होता। इसके बजाय वो सीक्वेंस 2 लेवल की पावर के साथ वार करना चुनता, कैरेक्टरिस्टिक को तोड़ देता और करप्शन को दूर से अलग कर देता। उस समय क्लाइन ने उस वेयरवॉल्फ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को डिवाइन करने की हिम्मत भी नहीं की थी, जो मदर ट्री ऑफ डिजायर से थोड़ा प्रभावित थी। उसने तो उसे जल्दी से बेच भी दिया था। इसे गंभीरता से जांचने के बाद क्लाइन ने अपना दाहिना हाथ दबाया, जिससे पूरा मिस्टीरियस स्पेस वाइब्रेट होने लगा। वो छोटा क्रिम्सन मून एक दरार के साथ बिखर गया और रोशनी के छोटे लाल बिंदुओं में बट गया। इन प्रकाश बिंदुओं के बीच थोड़ी मात्रा में लाल धुंध थी, जो वाष्पित हो गई और अंततः ताजे खून की एक बूंद बन गई। फिर लाल बत्ती के बिंदु फिर से इकट्ठा हो गए, लगातार कंडेंस होते हुए और छोटे क्रिम्सन मून में बदल गए। हालांकि पहले की तुलना में यह अधिक पारदर्शी और शुद्ध था। क्लाइन ने एक फेक हाथ बनाया, ताजे खून की उस बूंद को उठाया और पाया कि इसमें बहुत ज्यादा वाइटैलिटी थी। ये एंजल के लेवल पर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। ऐसा लगता है कि इसे किसी ईविल गॉड की ब्लेसिंग्स मिली हैं। जैसे ही क्लाइन ने खून से बने सभी अदृश्य कनेक्शन काट दिए, उसने एक पेपर फिगरीन लिया और खून की बूंद को उस पर दबाने की कोशिश की। जैसे ही खून पेपर फिगरीन के संपर्क में आया, वो तुरंत अंदर रिस गया। अगले ही सेकंड में पेपर फिगरीन का पेट अजीब तरह से फूल गया और फट गया। जिस पल पेपर फिगरीन फटा, उसके पेट से लाल रंग की झलक के साथ एक नया पेपर फिगरीन बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि उसके फीचर्स पूरी तरह से विकसित थे। पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लाइन ने थोड़ा माथे पर शिकन डाली और अपने दाहिने हाथ से वार किया, जिससे नवजात पेपर फिगरीन पाउडर में बदल गया। खून के रंग की धुंध की थोड़ी मात्रा फिर से निकली, जो खून की एक बूंद में कंडेंस हो गई। कैरेक्टरिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी केवल थोड़ी कमजोर हुई हैं। इसे पूरी तरह से हटाने से पहले 100 से अधिक बार दोहराने की आवश्यकता है। क्लाइन ने चुपचाप आकलन किया और सेफिरा कैसल की पावर्स को इकट्ठा करके खून की बूंद को सील कर दिया। फिर उसने ऊपर देखा और लंबी पुरानी टेबल पर रखे मेल डॉल पर अपनी नजर डाली। हथेली के आकार की डॉल एक फॉर्मल सूट में लेटी हुई थी। उसने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की। ओह, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वालों के साथ डील करना कितना आसान है। क्लाइन हंसा और सील की गई खून की बूंद को इकट्ठा करके जनरल ऑफ द प्यूपिल-लेस आई नामक डॉल के करीब लाया। जनरल ऑफ द प्यूपिल-लेस आई ने अपने चारों अंगों से खुद को ऊपर उठाया और तेजी से पीछे हट गया। एक पल रुकने के बाद उसने अपना माथा टेबल पर दबाया और एक ऐसी आवाज निकाली जो इंसानों की समझ से बाहर थी। अपनी सबसर्वियंस डिक्लेयर कर रहे हो? बहुत अच्छे। क्लाइन ने एक स्माइल के साथ रिप्लाई किया और लापरवाही से निर्देश दिया, मुझे अपनी एबिलिटीज दिखाओ। कई डेमोन्स्ट्रेशंस के बाद उसने कंफर्म किया कि जनरल ऑफ द प्यूपिल-लेस आई किसी टारगेट पर कब्जा कर सकता है और बेजान वस्तुओं को प्रभावित कर सकता है।
इसके पास उन मिस्टिकल आइटम्स पर भी कुछ लेवल का कंट्रोल था जिन पर किसी का कब्जा नहीं था या जिनमें स्पिरिचुअलिटी डाली गई थी। बाद वाली पावर कुछ समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है। क्लाइन ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे एक बॉक्स में कूदने का इशारा किया जो उसने बनाया था। इसे सावधानी पूर्वक सील करने के बाद क्लाइन ने बॉक्स और खून की बूंद को कबाड़ के ढेर में फेंक दिया ताकि वे अपने भविष्य के जीवन से परिचित हो सकें। जहां तक जनरल ऑफ द प्यूपिल लेस आई के नेगेटिव इफेक्ट्स की बात थी, क्लाइन का मानना था कि वे चर्चा कर सकते हैं और इसे मैत्रीपूर्ण और सामान्य रूप से सुलझा सकते हैं। चैप्टर 1238 हाइपोथेसिस। स्पॉयल्स ऑफ वॉर के साथ डील करने और एमलिन वाइट को प्यूरिफाइड शमन किंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक देने के बाद क्लाइन ने सेफ्रा कैसल छोड़ने की कोई जल्दी नहीं की। उसने बस आज की बैटल को रिव्यू किया। एक चीज जिस पर उसने फोकस किया वो थी अबॉमिनेशन सुआ की अलग अलग एस्पेक्ट्स में परफॉर्मेंस, ताकि ये असेस किया जा सके कि एक एंजल कितना पावरफुल होता है। अगर मेरा उससे हेड ऑन सामना हुआ और उसने खुद को नहीं रोका तो शायद मुझे एंजल प्रोजेक्शन समन करने का मौका भी न मिले, जब तक कि मैं अपनी पहली कोशिश में सफल ना हो जाऊं। बेशक मेरा टारगेट डार्क डेमोनिक वुल्फ एक सीक्वेंस 2 मिरेकल इन्वोकर है। जहां तक अबॉमिनेशन सुआ की बात है, वो पहले से ही सीक्वेंस 1 है। दोनों के बीच का गैप काफी बड़ा होने की संभावना है। हालांकि डार्क डेमोनिक वुल्फ मेरे जैसा ही सियर पाथवे शेयर करता है। वो मुझे हर एस्पेक्ट में सप्रेस करता है। मैं बस शुक्रगुजार हो सकता हूं कि उन्होंने सीक्वेंस 1 का रिचुअल पूरा नहीं किया है, वरना मेरे पास जीतने की कोई उम्मीद नहीं होती। सीक्वेंस 1। जैसे ही उसके विचार तेजी से दौड़े, क्लाइन की गेज अचानक रुक गई और वो सीधा बैठ गया। इंस्पिरेशन के एक पल में उसने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था। क्या डार्क डेमोनिक वुल्फ कोलार एडवांस करके सीक्वेंस एक अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बन चुका है? क्या उसने संभावित ट्रैकर्स जैसे एंजल ऑफ टाइम अमोन को गुमराह करने के लिए एक मैरियोनेट सिटी बनाई थी? इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी है। डार्क डेमोनिक वुल्फ कोलार उस कर्टेन के कंप्लीट कंट्रोल में है और उसके पास क्वासी सीक्वेंस 1 की ताकत है। क्लाइन ने इसके बारे में जितना सोचा, उसे उतना ही एहसास हुआ कि ये ऑपरेशन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। डार्क डेमोनिक वुल्फ इतने सालों से फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में सर्वाइव कर रहा है। यहां तक कि अमोन जैसा गॉड ऑफ ट्रकरी भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस काफी हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। हिमे का शिकार करने के लिए मुझे अभी और प्रिपरेशन करनी है। क्लाइन ने थोड़ा फ्रॉन किया और धीरे से सांस छोड़ी। डॉट डॉट डॉट। बैकलैंड वेस्टबरो ओडोरा फैमिली के विला के अंदर एमलिन लिविंग रूम में लेदर सोफा पर बैठा था। उसने अपना राइट लेग क्रॉस करके लेफ्ट थाई पर रखा हुआ था और शांति से बैरन कॉस्मी के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में मिडिल एज्ड सैंग्विन बैरन ने लिविंग रूम में एंटर किया और एमलिन पर एक नजर डाली। विस्काउंट वाइट, आप रात को इतनी देर से क्यों आए हैं? एमलिन मुस्कुराया और बोला, क्या ये दिन की शुरुआत नहीं है? देखो, खिड़की के बाहर क्रिम्सन मून कितना खूबसूरत है। कॉस्मी उस यंग सैंग्विन को जवाब देना चाहता था, ये पॉइंट आउट करते हुए कि कैसे एमलिन हार्वेस्ट चर्च जाने के बाद सुबह 7 बजे उठने और 11 बजे से पहले सोने की गुड प्रैक्टिस फॉलो करता था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसने अपनी इच्छा को रोका और कहा, क्या बात है? एमलिन ने गाउन को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया, अपनी बो टाई ठीक की और धीरे से उठा। उसने अपनी थोड़ी हल्की सी उठाई और कहा, लॉर्ड निब से कह दो कि वो अर्ल कन्फर्मेंट रिचुअल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। कॉस्मी ने अचानक पूछा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जैसे ही उसने ये कहा, उसे अचानक रियलाइजेशन हुआ जब उसे एमलिन की पिछली एप्लीकेशन याद आई। तुमने एक अर्ल नहीं, एक शमन किंग की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल कर ली? एमलिन ने इस पल का मजा लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें लगा कि मैं विजन ऑफ वाइट उधार लेते वक्त बस मजाक कर रहा था? बोलते हुए उसने कई रूबी जेम्स से जड़ा हुआ ब्रॉन्ज बॉक्स बाहर निकाला। उसने उसे खोला और अंदर रखा आईबॉल शेप्ड ग्लास स्फीयर दिखाया, ये इंडिकेट करते हुए कि उसने इसे खोया नहीं था और वो इसे वापस करने वाला था। कॉस्मी की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, रोज स्कूल ऑफ थॉट के टेम्परेंस फैक्शन के पास अभी भी इतनी पावरफुल स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट क्यों किया? बैकलैंड में सैंग्विन के अपर एचेलॉन्स, जो कॉस्मी के ग्रैंडफादर मार्क्विस निब्स ओडोरा भी थे, एमलिन की पिछली एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा अच्छा नहीं सोचते थे। वो चाहते थे कि रोज स्कूल ऑफ थॉट के साथ कोऑपरेशन टूट जाए, ताकि एमलिन के पास उनसे या उनके डेमिगॉड से मदद मांगने के अलावा कोई चारा न बचे। एमलिन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये एक सीक्रेट है। ये वो टोन थी जो उसने गैरमन स्पैरो से सीखी थी। उसे ये कूल लगा और सोचा कि ये उसकी प्रेफरेंसेस को सूट करता है। साथ ही ये वो की पॉइंट था जो द हैंग्ड मैन ने टैरो क्लब के फ्री एक्सचेंज के दौरान उसे बार बार बताया था। केवल मिस्ट्री का सेंस मेंटेन करके ही सैंग्विन के अपर एचेलॉन्स कुछ डर महसूस करेंगे। इसने उन्हें बहाने ढूंढने या अपने स्टेटस का यूज करके शमन किंग कैरेक्टरिस्टिक छीनने से रोका।
कॉस्मी के जवाब का इंतजार किए बिना एमलिन ने विजन ऑफ वाइट वाला ब्रॉन्ज बॉक्स फेंका और अपना सूट बटन किया। वो बैरन के पास से गुजरा और लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ चला गया। जैसे ही वो जाने वाला था, एमलिन रुक गया। बिना अपना सिर घुमाए उसने अपनी पीठ सीधी की और सीधा आगे देखा। अगली बार मुझे अर्ल कहकर एड्रेस करना याद रखना। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स और मून ने उस पर जो इंपॉर्टेंस दी थी उसके साथ वो शमन किंग बनने के कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। कॉस्मी के चेहरे की मसल्स फड़फड़ाई लेकिन वो चुप रहा। एमलिन के जाने के बाद ही उसे अपने बिगड़े हुए एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना मुश्किल लगा। एक सैंग्विन के रूप में जो रोजेल के समय से मौजूद था, वो एमलिन से कई साल बड़ा था, लेकिन वो एक बैरन ही रहा। वो बिना नोबल टाइटल वालों से बस थोड़ा बेहतर था। जहां तक एमलिन की बात थी, जिसे बैकलैंड सैंग्विन की यंगर जनरेशन में हंसी का पात्र माना जाता था, वो मॉर्टल्स और गॉड्स को अलग करने वाली बॉर्डर को क्रॉस करने वाला था। वो एक सीक्वेंस 4 शमन किंग, एक सैंग्विन अर्ल बनने वाला था। कॉस्मी अपना आपा कैसे नहीं खोता, वो जेल्स कैसे नहीं होता, वो शॉक कैसे नहीं होता। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ मिनट्स बिताने के बाद वो बेसमेंट की तरफ गया। कई सीक्रेट डोर से गुजरने के बाद वो उस ग्रे हॉल में पहुंचा जहां निब्स सो रहा था। ग्रैंडफादर, एमलिन का ऑपरेशन सफल हो गया है। ब्लैक आयरन कॉफिन के अंदर थोड़ी देर के लिए खामोशी थी। 3 या 4 सेकंड्स के बाद निब्स ने आखिरकार कहा, जो फैक्शन उसे बैक कर रहा है वो हमारी इमेजिनेशन से परे है। इस सैंग्विन मार्क्विस की आवाज गहरी और बूढ़ी थी, जिसमें हॉल में गूंजते हुए थोड़ा भारीपन था। ग्रैंडफादर, एमलिन विजन ऑफ वाइट पर भरोसा करके सफल हुआ। जो आइटम्स उसने हासिल किए हैं उनका एक हिस्सा हक से रेस का है, कॉस्मी ने थोड़ी उम्मीद के साथ कहा, थोड़ा अपमानित महसूस करते हुए। निब्स की आवाज तेज हो गई। बफून। जब रोज स्कूल ऑफ थॉट क्लियरली प्रिपेयर्ड था, तब एक शमन किंग का शिकार कर पाना, क्या ये ऐसा कुछ है जो कोई भी फैक्शन कर सकता है? रोज स्कूल ऑफ थॉट का टेम्परेंस फैक्शन सालों से शैम्बल्स में है, तो उनके पास कितनी स्ट्रेंथ बची हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा उनके पास एक एंजल बुरी हालत में, या एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट, और साथ ही 2 से 3 डेमिगॉड्स होंगे। इन सबको मिलाकर भी वो अबॉमिनेशन सुआहा और रोज स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे एंजल्स, दूसरे ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स, काफी संख्या में डेमिगॉड्स, साथ ही चेन गॉड के प्रोजेक्शन और मदर ट्री ऑफ डिजायर की ब्लेसिंग्स को नहीं रोक पाएंगे। अगर एमलिन का ऑपरेशन सफल हुआ, तो तुम काउंट कर सकते हो कि कम से कम कितने एंजल्स और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की जरूरत पड़ी होगी। ये एक ऐसी पावर है जो हमारी पावर को मैच कर सकती है। फ्यूचर में जानबूझकर एमलिन और उसके दूसरे साथियों के बारे में इन्वेस्टिगेट मत करना। कुछ और बार चिल्लाने के बाद निब्स 2 बार खांसा, क्लियरली स्ट्रगल कर रहा था। कॉस्मी का चेहरा पीला पड़ गया जब वो आखिरकार शांत हुआ। तो क्या आप सच में उसके लिए रिचुअल प्रिपेयर करने जा रहे हैं? और क्या? निब्स ने आहें भरने से पहले एक सवाल के साथ जवाब दिया। शायद एमलिन के सैंग्विन के फ्यूचर के लिए रिस्क लेने के बाद एंसेस्टर ने सच में उसके लिए अपनी चिंता दिखानी शुरू कर दी है। ... फॉक्सी, लाचा आइलैंड। फ्यूचर को सेफ सी रूट पर छोड़ने के बाद एडमिरल ऑफ स्टार्स कैटलिया ने पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए अपने फेरिटल मैजिक का यूज किया। उसने एक खाली चट्टान के सामने जोटुन में एक पैसेज रिसाइट किया। ओपन सेस्मी। चट्टान पर तुरंत एक रास्ता दिखाई दिया, जैसे कि वो असली और इल्यूसरी दोनों हो। ये पता नहीं था कि ये कहाँ जाता है। कैटलिया ने किसी भी खतरे का सिंपल असेसमेंट करने के लिए अपने प्रोफेटिक मीन्स का यूज किया। फिर वो रास्ते पर चली और चट्टान की गहराई में चली गई। जैसे जैसे वो चली, उसका विजन क्लियर हो गया। उसने समंदर देखा जो सफायर की तरह साफ दिख रहा था, और शुद्ध एमरल्ड से बना एक खूबसूरत कैसल। ये क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की एमरल्ड सिटी थी। कैटलिया इस जगह से अनजान नहीं थी। वो आसानी से मैजिकल गार्ड्स के सवालों और टेस्ट्स को पास करके उस आधे खुले रूम में आ गई जो कैसल में सबसे बेहतरीन विस्टा प्रोवाइड करता था। लंबे कद वाली क्वीन रेलिंग के पीछे खड़ी थी, आगे बढ़ती हुई लहरों को देख रही थी। किसी कारण से कैटलिया की छुपी हुई एक्साइटमेंट, थ्रिल और खुशी उस पल अचानक शांत हो गई, क्योंकि उसे सिक्योरिटी और फ्रीडम का एहसास हुआ। जब वो समंदरों में क्रूज करती थी, तो वो कभी कभी अकेला और उदास महसूस करती थी, एक पत्ते की तरह जो अपने पेड़ से अलग हो गया हो, हवा को उसे अलग अलग जगहों पर ले जाने की इजाजत देते हुए। अब ऐसा लग रहा था कि वो वापस जमीन पर गिर गई है, ठीक पेड़ के बगल में। उसने अपना मुंह खोला, कुछ पल के लिए शब्दों की कमी महसूस की। आखिरकार उसने अपनी नाक पर भारी चश्मे को ठीक किया और बस ग्रीट किया, गुड आफ्टरनून योर मैजेस्टी। बर्नाडेट घूमी और सिर हिलाया। मैंने तुम्हें वापस एमरल्ड सिटी बुलाया है, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ चीजें हैंड ओवर करनी है। कैटलिया ने अचानक पूछा, आप उन्हें मुझे क्यों हैंड ओवर कर रही हैं? क्वीन के पास एलिमेंट डॉन जैसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन और उसके अंडर पायरेट्स का एक ग्रुप था।
बर्नाडेट ने सीधे तौर पर कैटलिया के सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, मुझे पहले एक क्लू मिला था और मैं जल्दी में बैकलैंड से निकल आई। मुझे वो मामला याद है, कैटलिया ने बीच में कहा। बर्नाडेट की लंबी और सीधी आईब्रोज थोड़ी फड़फड़ाईं। उस क्लू के जरिए मैं एडवर्ड्स, विलियम और पॉली के डिसेंडेंट्स से एक इनकम्प्लीट सी मैप को साथ में जोड़ पाई। ये उस एरिया को रिकॉर्ड करता है जो मेरे पिता ने उन सालों में फॉक्सी में एक्सप्लोर किया था। इस सी मैप और मेरी प्रोफेटिक एबिलिटीज की मदद से मैं मोटा मोटी गेस कर सकती हूँ कि समंदर में एक खास एरिया जो सेफ सी रूट से दूर है, शायद उनका सीक्रेट छुपाए हुए हो सकता है। मैं एक एक्सटेंडेड सर्च करने के लिए डॉन पर वहां जाने का प्लान बना रही हूँ। मुझे पक्का नहीं पता कि मैं कब वापस आ सकती हूँ। शायद मैं कभी वापस ना आ पाऊँ, इसलिए मुझे कुछ आइटम्स और मामले तुम्हें एडवांस में हैंड ओवर करने होंगे। ध्यान से सुनने के बाद कैटलिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। ये मेरे पिता हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे अकेले करना है। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने धीरे से अपना सिर हिलाया। कैटलिया ने कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए खामोशी साधी। अगर आप वापस नहीं आई तो मैं भी वही करूंगी। चैप्टर 1239 लेगेसी। कैटलिया के शब्द सुनने पर क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने कुछ सेकंड्स के लिए उसे चुपचाप देखा और फिर कहा, यह तुम्हारी चॉइस है और तुम्हारी फ्रीडम भी। कैटलिया ने क्वीन को सीधा देखा और अपने होंठ सिकोड़ने से पहले कहा, मुझे पता है। आपने पक्का वो सारे क्लूज डिस्ट्रॉय कर दिए होंगे जो मुझे आपके ट्रैक्स फॉलो करने की अनुमति देते। आपके लिए ये पास्ट को खत्म करने के लिए है, वो सब कुछ, भले ही आप वापस आए या नहीं। बर्नाडेट के कंधों पर चेस्टनट कलर के बाल लापरवाही से बिखरे हुए थे, क्योंकि उसने अपनी चुप्पी बनाए रखी, जैसे कि वो एडमिरल ऑफ स्टार्स के अनुमान को कंफर्म करने के लिए इस तरीके का उपयोग कर रही हो। जब कैटलिया ने ये देखा तो वो कड़वाहट से मुस्कुराई और बोली, अगर आप आधे साल या एक साल तक खोई रहीं तो मैं आपको ढूंढने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ उस पर मैं जोर नहीं दूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि आप याद रखें कि जब डेंजर सबसे ज्यादा हो तो मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम रिसाइट करें। उसने वो टाइटल स्पष्ट रूप से कहा। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे ध्यान में रखूंगी। कैटलिया ने तुरंत एक मुस्कान दिखाई, क्योंकि उसने नम आंखों के साथ कहा, कौन से आइटम्स और मैटर्स मुझे हैंड ओवर करने की आवश्यकता है? अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ बर्नाडेट ने कहीं से एक आइटम निकाला। यह आइटम पूरी तरह से सोने के रंग का था, एक छोटे केतली की तरह। इसकी सतह मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड सिंबल से ढकी हुई थी और लैंप की बत्ती का एक हिस्सा मुंह से बाहर निकला हुआ था। इसका नाम मैजिक विशिंग लैंप है। इसका सीरियल नंबर 005 है। ये शायद फर्स्ट एपोक से उत्पन्न हुआ होगा और यहाँ तक कि एक ट्रू डियटी भी इसे चकनाचूर नहीं कर सकते। आमतौर पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही इसका कोई उपयोग होगा। हालांकि ये लगातार आपको इसे रगड़ने के लिए सपनों और इल्यूजन्स के माध्यम से लुभाएगा ताकि जिन्न को समन किया जा सके। क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट ने बस आइटम की उत्पत्ति और इफेक्ट्स का परिचय दिया। जिन्न दावा करता है कि वो इटर्नल है और आपको कोई भी 10 विश दे सकता है, लेकिन अक्सर वे बेहद विकृत तरीके से या भयानक परिणामों के साथ पूरी होती हैं। मेरे पिता ने मुझे बताया कि होल्डर उचित शब्दों और तैयारियों के माध्यम से पहली 2 विश से होने वाले नुकसान से बच सकता है, लेकिन तीसरी विश पूरी तरह से फॉरबिडन है। इस बिंदु पर बर्नाडेट ने जोर दिया, पूरी तरह से फॉरबिडन। इससे बचना आसान लगता है। कैटलिया ने कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या आप मुझे देने से पहले 2 विश नहीं मांग सकती? मैं 2 और विश मांगूंगी, फिर इसे फ्रैंक, हीथ और बाकी लोगों को दे दूंगी। इससे कई चीजों को पूरा करने की अनुमति मिलेगी। वह फ्रैंक को केवल एक उदाहरण के रूप में उपयोग कर रही थी। उसका उसे इतनी खतरनाक चीज के संपर्क में आने देने का कोई इरादा नहीं था। मैजिक विशिंग लैम्प को पकड़े हुए बर्नाडेट ने न के बराबर अपना सिर हिलाया और कहा, ओनर विल्डर से अलग होता है। मेरे मरने से पहले भले ही आप मैजिक विशिंग लैम्प प्राप्त करें, आप केवल एक विल्डर होंगी। आप जो पहली विश मांगेंगी उसे मेरी तीसरी विश और आपकी पहली विश के रूप में गिना जाएगा। साथ ही, हालांकि हम शब्दों को क्राफ्ट कर सकते हैं और विश की पूर्ति के कारण होने वाले डैमेज से बचने के लिए तैयारियां कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन इंटेलिजेंट नहीं है। इसके विपरीत, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत चालाक है और उसमें ऑटोनॉमी का बहुत मजबूत सेंस है। कैटलिया ने रूखेपन से स्वीकार किया। तो क्या कोई ऐसी विश है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता? फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन अगर इसमें ट्रू डियटी का लेवल शामिल है तो विश का डिस्टॉर्शन आपकी इमेजिनेशन से अधिक होगा। सरल शब्दों में कहें तो, यदि आप सीक्वेंस 0 ट्रू डियटी बनने की विश करते हैं तो आपका शरीर और आत्मा एक अज्ञात ईविल गॉड के साथ एक हो जाएंगे। याद रखें, जिनकी रिक्वायरमेंट ये है कि विश सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए, अन्यथा वो इसे अस्वीकार कर देगा और इसे ऐसे ट्रीट करेगा जैसे आपने पहले ही एक विश मांग ली है, बर्नाडेट ने समझाया। इतना कहने के बाद उसने एक इनविजिबल सर्वेंट को भयानक सील आर्टिफैक्ट 005 के साथ कैटलिया की ओर उड़ने के लिए कहा।
कैटलिया के मैजिक विशिंग लैम्प को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने के बाद बर्नाडेट ने जारी रखा, यदि आप जिन का सपना देखते हैं और एक विश करने के लिए उसके द्वारा सम्मोहित होते हैं, तो इसका मतलब है कि मैं अब वापस नहीं आ सकती। उसके बाद आप इसकी ओनर होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी पहली विश उन सभी आइटम्स को पुनः प्राप्त करने की होगी जो बर्नाडेट गुस्ताव के पास थे, इससे पहले कि वो समुद्र के लिए निकली थी, जिसमें उसकी अपनी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक भी शामिल है। हाँ, विश करते समय सटीक तारीख जोड़ना सबसे अच्छा है। कैटलिया ने सुनहरे लैंप को नीचे देखा और अचानक बोल पड़ी, क्या मैं आपको जीवन में वापस लाने की विश कर सकती हूँ? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बर्नाडेट ने कहा, पुनर्जीवित मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हो सकती हूँ। यदि आप वास्तव में ऐसा करने की विश करती हैं, तो आप उनकी राय के लिए मिस्टर फूल से पूछ सकती हैं। कैटलिया ने थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, ये वो आइटम है जो मैं आपको दे रही हूँ और वे मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाने की आवश्यकता है। मैं बाकी एलिमेंट डॉन पर छोड़ दूंगी। उनके पास एक नया लीडर होगा और किसी व्यक्ति के गायब होने के कारण वे बिखरेंगे नहीं। बर्नाडेट ने बात नहीं घुमाई, ये संकेत देते हुए कि यही मुख्य कारण था कि उसने कैटलिया को एमरल्ड सिटी बुलाया था। डिवाइन लैम्प का लेवल बहुत ऊंचा था, जिससे इसे मैसेंजर के माध्यम से पास करना असंभव हो गया था। कैटलिया के जवाब का इंतजार किए बिना क्वीन मिस्टिक का एक्सप्रेशन अचानक नरम हो गया। क्या तुम हमेशा मेरे साथ साझा नहीं करना चाहती थी कि इन सभी वर्षों में क्या हुआ? कैटलिया चौंक गई क्योंकि उसने सिर हिलाया। ये सही है। वो फिर क्वीन के पास गई, एक कुर्सी खींची और बैठ गई, एमरल्ड रेलिंग के परे नीले समुद्र का सामना करते हुए। बर्नाडेट उसके बगल में बैठी और डॉन छोड़ने के बाद उसके सभी एनकाउंटर्स के बारे में उसकी बात सुनी। ये मामले कैटलिया द्वारा पत्र में उल्लिखित किए गए थे, लेकिन सीमित लंबाई के कारण उसने कोई विस्तृत विवरण प्रदान नहीं किया था। कुछ ऐसे थे जिन्हें वो पहली बार साझा कर रही थी। किसी समय कैटलिया सो गई और कई साल पहले के समय का सपना देखा। उस समय वो सिर्फ एक युवती थी जिसने बिना पीछे मुड़े डॉन को जिद्दीपन से छोड़ दिया था। अचानक वो जाग गई और महसूस किया कि उसके पास कोई नहीं था। उसने महसूस किया कि किसी समय पहले ही अंधेरा हो चुका था और सुबह भी हो रही थी। कैटलिया ने अचानक हाथ बढ़ाया और सूत का एक इल्यूसरी गोला बाहर फेंक दिया। सूत का गोला शून्य में लुढ़क गया, पीछे एक चमकीले रंग का धागा छोड़ते हुए। इस धागे का अनुसरण करते हुए कैटलिया स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरी जैसे कि उसने टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली हो और लाचा आइलैंड की परिधि पर पहुंची। वो चट्टान के किनारे पर खड़ी हो गई और अपनी नजरें दूरी पर डाली। उसने देखा कि गहरे नीले समुद्र पर एक शानदार और विशाल सेलबोट, जो नारंगी चमक के साथ रंगा हुआ था, क्षितिज की ओर बढ़ रहा था। कैटलिया धीरे धीरे बैठ गई और थोड़ा आगे झुक गई। उसने अपने घुटनों को गले लगा लिया और लंबे समय तक उस दिशा में देखा। सूरज धीरे धीरे उगा और उस पर चमकने लगा। डॉट डॉट डॉट। बैकलैंड में एक सूप किचन में घूंघट पहनने वाली स्टेलिन सैम्मेर ने अब पिछले कुछ महीनों की तरह अपना सिर नहीं झुकाया, इस डर से कि दूसरे उसे पहचान लेंगे। उसके दिमाग में एकमात्र चिंता ये थी कि क्या मुफ्त भोजन उसकी बारी आने तक चलेगा। वो दूरी में गूंजती गोलियों की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। वो नहीं जानती थी कि क्या फेयक, इंटिस या फेनापोटर की सेनाओं ने रक्षा की अंतिम रेखा को तोड़ दिया था, या यदि पुलिस लुटेरे के साथ व्यवहार कर रही थी। कृपया इसे समाप्त करें। कृपया इस युद्ध को जल्दी समाप्त करें। स्टेलिन, जो 3 सूप किचन में गई थी, ने चुपचाप प्रार्थना की। इस समय एक स्टाफ मेंबर ने अपनी आवाज उठाई और कुछ मीटर दूर से कहा, यहाँ का सारा भोजन बांट दिया गया है। स्टेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने काले आसमान की ओर देखा और 17 मिन्स्क स्ट्रीट स्थित घर लौटने से पहले निराशा और सुन्नता में अपने पैर घसीटे। जिस पल उसने दरवाजा खोला, उसके 2 बच्चे दौड़कर आए और अपने मासूम चेहरे ऊपर उठाए। मम्मी, क्या आपको कोई ब्रेड मिली? मम्मी, मुझे भूख लगी है। वे जुड़वा थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों बहुत प्यारे थे। स्टेलिन ने अपने आंसू रोके और जबरदस्ती मुस्कुराई। हाँ। फिर उसने घर में प्रवेश किया, ब्रेड के कुछ टुकड़े निकाले जो उसने छिपाए थे और इसे 2 बच्चों के बीच बांट दिया। जैसे ही उसने दोनों बच्चों को शिष्टाचार की परवाह किए बिना ब्रेड खाते देखा, स्टेलिन का एक्सप्रेशन बदलता रहा। ये दुख और दर्द के बीच साइकिल करता रहा। कुछ समय बाद उसका पति ल्यूक सैम्मेर घर लौटा, लेकिन उसके हाथों में भी कोई भोजन नहीं था। जब से कोइन कंपनी को युद्ध के दौरान मिलिट्री द्वारा अपने कब्जे में लिया गया था, ये पूर्व मैनेजर अपनी नौकरी खो चुका था। वो केवल अपनी पिछली बचत पर भरोसा कर सकता था और सरकारी सहायता के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। मैं कामयाब नहीं हुआ। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी निगाहों को देखकर गंदे दाढ़ी वाले इस भारी भरकम आदमी ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया।
स्टेलिन, जो अभी भी अपनी 30 की उम्र में काफी सुंदर दिख रही थी, ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी। मैं बाहर जाऊंगी और फिर से कतार में लगूंगी। अभी भी ऐसी जगहें होनी चाहिए जिन्होंने भोजन बांटना समाप्त नहीं किया है। अपने पति के जवाब का इंतजार किए बिना वो दरवाजे से बाहर निकल गई। ल्यूक तुरंत घूमा और उसकी पीठ से कहा, मैं भी कोई और ढूंढूंगा। स्टेलिन नहीं रुकी। वो 2 गलियां चली और एक बगीचे वाले घर के सामने पहुंची। कुछ समय बाद उसने उस जगह के मालिक को देखा, जो अपने 50 के दशक में एक टाइकून था। मैं कुछ भोजन खरीदना चाहती हूँ। स्टेलिन ने क्रम्पल्ड बिलों का एक ढेर निकाला। भूरे बालों वाले बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, और मुझे इसे तुम्हें क्यों बेचना चाहिए? मुझे याद है कि तुमने पिछली बार मुझे अस्वीकार कर दिया था। स्टेलिन का चेहरा पीला पड़ गया। बिना एक शब्द कहे उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोल दी। एक स्नैप के साथ चमड़े की बेल्ट, जो मूल रूप से बहुत ही शानदार थी, लेकिन अब उस पर काफी कुछ दाग थे, जमीन पर गिर गई। ल्यूक सैम्मेर सड़कों पर उद्देश्यहीन घूमता रहा। अनिश्चित था कि उसे भोजन कहाँ मिल सकता है। वहां से गुजरने वाले पैदल यात्रियों की कम संख्या और उन थैलों को जिन्हें वे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे को देखकर विद्वान सज्जन की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अनजाने में उसने किसी का पीछा किया और एक गली में मुड़ गया। 1 घंटे से भी कम समय में कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। ये उसके लिए एक दुर्लभ अवसर था। वो व्यक्ति एक घर के बाहर रुका और दरवाजे की ओर कमजोर होकर चला। इस समय वो व्यक्ति अचानक बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। ल्यूक अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया, इससे पहले कि वो पैदल यात्री की सांस की जांच करने के लिए जल्दी से पास गया। उसकी नजर अनजाने में उस आदमी के आलिंगन में पेपर बैग पर पड़ी और वो ब्रेड की खुशबू सूंघ सकता था। ल्यूक ने निगला और बैग के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, उसने डर के मारे उस घर को पीछे मुड़कर देखा, जिसमें वो पैदल यात्री प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। उसने ओरियल खिड़की पर चिपकाया हुआ एक बच्चे की ड्राइंग देखी। ल्यूक की हरकतें सख्त हो गईं। कुछ सेकंड बाद वो खड़ा हुआ, घर के दरवाजे पर गया और घंटी बजाई। घर की मालकिन और बच्चे ने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने कमजोर पिता और ब्रेड के बैग को देखा। कर्फ्यू बहुत जल्दी आ गया और ल्यूक निराश होकर मिन्स्क स्ट्रीट लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने अपनी पत्नी को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। मुझे खाना मिल गया। ये बहुत अच्छा है। ल्यूक ने राहत की सांस ली और उसे कसकर गले लगा लिया। ... ऑड्रे सड़कों और गलियों में चली, जहां कोई उसे देखने में सक्षम नहीं था। उसने कुछ नहीं कहा और एम्प्रेस बरो वापस चली गई, पूरे रास्ते उस आलीशान हवेली में वापस जहां उसने पैन फ्राइड फोए ग्रास और अन्य व्यंजनों की सुगंध सूंघी। थोड़ी देर चुपचाप घूरने के बाद उसने नौकरानियों को आते और जाते देखा। अंत में वो ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ी। आधी रात में उसने एक लबादा पहना और अपने माता पिता के बेडरूम में प्रवेश किया, उनके बिस्तर पर पहुंचने से पहले। उन्हें लंबे समय तक घूरने के बाद ऑड्रे एक घुटने पर बैठ गई और अपना माथा अपने पिता के हाथ पर दबाया। कालीन पर पानी की बूंदें टपकीं। फिर सुनहरे बालों वाली, हरी आंखों वाली नोबल लेडी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अपने सोते हुए माता पिता से कहा, गला घोंटते हुए, डैडी, मम्मी, धन्यवाद। मुझे ये सिखाने के लिए धन्यवाद कि दया, दयालुता और सदाचार क्या है। चैप्टर 1240, द टाइड। सुबह सुबह अर्ल हॉल अपने सामान्य समय पर उठा और अपने गार्डन और लॉन में टहला। जब तक उसने अपने प्यारे थॉरबर्ड्स को देखना खत्म किया, वो विला की 3री मंजिल पर लौट आया और अपने बाहर जाने वाले कपड़े बदल लिए। उसकी पत्नी कैटलिन पहले ही जाग चुकी थी और अपनी लेडीज मेड को निर्देश दे रही थी कि वो बाकी नौकरों को उसके विचार बता दे। नाश्ते का समय हो गया है। अर्ल हॉल कोट रैक के पास खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराया। उसी पल उसने बाहर शोर सुना जो पास और पास आता जा रहा था, लेकिन ये शांत नहीं हुआ। थोड़े फ्रॉन के साथ अर्ल हॉल ने अपना सिर घुमाया और अपने वैलेट को देखा। नोबल को बोलने की जरूरत के बिना वैलेट तुरंत खिड़की के पास गया और पतला पर्दा खींचा। एक आवाज के साथ बेडरूम में और रोशनी चमकने लगी। ये साफ था। वैलेट ने फिर खिड़की से बाहर देखा और अपने आसपास स्कैन किया। उसका एक्सप्रेशन अचानक गंभीर हो गया। वो घूमा और लेडी कैटलिन को देखा, जो अभी भी लेडीज मेड से बात कर रही थीं। वो तेजी से अर्ल हॉल के पास गया और धीमी आवाज में बोला, एक प्रोटेस्ट। बहुत से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक प्रोटेस्ट? अर्ल हॉल इस शब्द से अनजान नहीं था। एक पावरफुल लोएन किंगडम नोबल और कांस्टेंट कोल और स्टील कंसोर्टियम के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में उसने कई वर्कर्स को डेमोन्स्ट्रेशंस में प्रोटेस्ट करते देखा था, जो अपनी वीकली सैलरी बढ़ाने, साथ ही अधिकतम काम के घंटे तय करने की मांग कर रहे थे।
पिछले 2 महीनों के दौरान बैकलैंड में भी विभिन्न समस्याओं के कारण कई प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव डाले बिना उन्हें जल्दी ही दबा दिया गया था। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए वैलेट के चेहरे पर इधर उधर घूमी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने तीव्रता से महसूस किया कि आज का प्रोटेस्ट शायद उससे अलग हो सकता है जो उसने कल्पना की थी। बिना पलक झपकाए वो खिड़की तक गया। बाहर देखते ही अर्ल हॉल की आंखें अचानक जम गईं। तीसरी मंजिल पर होने के एडवांटेज के साथ उसने देखा कि सड़कें लोगों की घनी भीड़ से भरी हुई थीं, जो दूर तक फैली हुई थीं। वे एक साथ जमा थे और इस दिशा में उमड़ रहे थे, जैसे कि वे एक काला विशाल बादल हो जो बैकलैंड को लिपेटने वाला हो। ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए। दसियों हजार लोगों और उससे भी ज्यादा लोगों की चीखें एक क्रिस्केंडो में बढ़ गईं, एक जो तेज और साफ थी। इसने अर्ल हॉल की खोपड़ी में सिहरन पैदा कर दी। फेस्टिवल स्क्वायर पर मास में भाग लेने के बाद वो लोगों की बड़ी भीड़ को देखने या एक आवाज में लोगों के बड़बड़ाने को सुनने से अनजान नहीं था, लेकिन उस समय उसे मुश्किल से भीड़ का हिस्सा माना जा सकता था। और आज वो उमड़ती हुई टाइडल वेव के टारगेट्स में से एक था। अर्ल हॉल प्रोटेस्टर्स के अंत की ओर देखे बिना नहीं रह सका, केवल यह महसूस करने के लिए कि इसका कोई अंत नहीं था। हालांकि मामलों को संभालने में अपने अमीर अनुभव के साथ वो उन डिटेल्स के आधार पर एक जजमेंट बना सकता था जो उसने ऑब्जर्व किए थे। वो देख सकता था कि प्रोटेस्टर्स के दोनों तरफ बहुत कम पुलिस और सोल्जर्स थे। लोगों की बड़ी संख्या की तुलना में वे टाइडल वेव द्वारा बनाए गए भंवरों की तरह थे, एक न के बराबर डिटेल। अर्ल हॉल का मानना था कि एम्प्रेस बरो को टारगेट करने वाले प्रोटेस्टर्स को निश्चित रूप से सबसे बड़ी ताकत के साथ दबा दिया जाएगा। बड़ी संख्या में सोल्जर्स और पुलिस को तैनात करना असंभव होगा। वर्तमान स्थिति का केवल एक ही मतलब हो सकता है। प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले बहुत सारे लोग थे। इस प्रकार सोल्जर्स और पुलिस बहुत फैल गए थे। 1 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या वाला प्रोटेस्ट, शायद और भी ज्यादा। खाने की कमी से पैदा हुआ प्रोटेस्ट किसी भी समय दंगे और लूटपाट में बदल सकता है। यह अभी व्यवस्थित लग सकता है क्योंकि कई आयोजक और नेता हैं। लानत है, क्या MI9 और विभिन्न चर्चेज ने कोई संकेत नहीं देखा? इतना बड़े पैमाने का प्रोटेस्ट रात भर में कैसे आयोजित किया जा सकता है? भले ही बैकलैंड एक गन पाउडर केक बन गया हो, फिर भी इसे जलाने के लिए काफी माचिस की तीलियों की आवश्यकता होगी। अर्ल हॉल के दिमाग में विचार दौड़ गए क्योंकि उसका एक्सप्रेशन और गंभीर हो गया। ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए। चिल्लाना तेज और अधिक एक समान हो गया, जैसे कि शहर में सुनामी आ गई हो। उस समय अर्ल हॉल की हवेली के नौकरों ने शोर को महसूस किया। वे सभी खिड़कियों पर गए और कंपाउंड के गेट से परे देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए, जैसे कि उन्होंने एक बाढ़ का सामना किया हो जिसे टाला नहीं जा सकता था। ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए। अनगिनत आवाजें एक साथ मिल गईं, क्योंकि घनी भीड़ ने एकदम घोटने वाली उपस्थिति छोड़ दी। अर्ल हॉल होश में आया। वो सबकॉन्शियसली चाहता था कि कोई रॉयल फैमिली को टेलीग्राम भेजे ताकि वे प्रोटेस्टर्स को दबाने के लिए सेना को व्यवस्थित कर सकें। हालांकि आगे के ऑब्जर्वेशन के बाद उसने महसूस किया कि काफी संख्या में प्रोटेस्टर्स ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी और वे विकलांग थे। ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए। व्यवस्था बनाए रखने के प्रभारी सैनिकों ने दया के साथ प्रोटेस्टर्स को देखा और अपनी बंदूकें आसमान की ओर तान दी। उन लोगों में उनके पुराने साथी, उनके माता पिता और बच्चे, उनके दोस्त, पड़ोसी और बड़ी संख्या में लोग थे जो बस उनकी तरह जीने का समान अधिकार चाहते थे। वे बस भूख से मरना नहीं चाहते थे। वे दया और सहानुभूति कैसे महसूस नहीं करते? पहले ऐसी भावनाएं मुट्ठी भर सोल्जर्स और पुलिस में उठी हो सकती हैं, लेकिन ये जल्दी ही लगभग हर किसी में फैल गई। अतीत में अपने अधिकारियों की निगरानी में बंदूक की नोक पर उन्होंने बिना किसी विरोध के सभी आदेश स्वीकार कर लिए होते, लेकिन अब कई लोग सोच रहे थे, कोई भी सन ऑफ ए बिच जो मुझे फायर करने के लिए कहने की हिम्मत करेगा, उस पर ही फायर किया जाएगा। ब्रेड, हमें ब्रेड चाहिए। चीखों और विशाल भीड़ के प्रभाव से अर्ल हॉल के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी नजर वापस खींचने और घर के बाहर जमा गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने एवरनाइट के चर्च के बियॉन्डर्स को देखा जो उसके परिवार की रक्षा के लिए जिम्मेदार थे, और उसने महसूस किया कि दोनों की प्रतिक्रियाएं अलग थीं। गार्ड्स और बॉडीगार्ड्स डर से भरे हुए थे। सीक्रेटली हायर किए गए बियॉन्डर्स के एक्सप्रेशन पहले ही काफी गंभीर हो चुके थे। जहां तक एवरनाइट के चर्च के प्रोटेक्टर्स की बात थी, उनकी निगाहें दया और सहानुभूति से भरी थीं। चर्च के लिए मैं 1000 विश्वासियों के बराबर हो सकता हूं, लेकिन वहां दसियों हजार, सैकड़ों हजार या उससे भी ज्यादा हैं। अर्ल हॉल को तुरंत एहसास हुआ कि उसने जो करने की योजना बनाई थी उसके क्या परिणाम होंगे। भले ही वे पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे केवल कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ इतने सारे प्रोटेस्टर्स को रोक सकें। एक बार संघर्ष छिड़ गया तो एवरनाइट के चर्च के बियॉन्डर्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये पहले से ही देवी का आशीर्वाद था,
यदि उसका परिवार उन बॉडीगार्ड्स के साथ एम्प्रेस बरो से बच सके जिन्हें उसने हायर किया था। पहली बार अर्ल हॉल ने जनता की ताकत का अनुभव किया। उसने लोगों की एकता के आतंक का अनुभव किया। जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में कौंधा, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और अपने वैलेट को निर्देश दिया, प्राइम मिनिस्टर को एक टेलीग्राम भेजो और दूसरे नोबल्स को एक टेलीग्राम भेजो। कहो कि मैं लीड लेने और अपना अधिकांश खाना डोनेट करने के लिए तैयार हूं। उन्हें शांत रहने के लिए कहो। जैसे ही हवा में रेडियो सिग्नल का आदान प्रदान हुआ, एम्प्रेस बरो में रहने वाले नोबल्स को उसके एटीट्यूड के बारे में पता चला। वर्तमान ड्यूक नेगन ने एक गंभीर एक्सप्रेशन के साथ खिड़की से बाहर देखा। एक पल की चुप्पी के बाद उसने सांस छोड़ी और अपने बगल में खड़े मेल सेक्रेटरी से कहा, हवेली की रक्षा करो और कोई भी जबरदस्ती वाला रुख छोड़ दो। अर्ल हॉल की लीड को फॉलो करो। साथ ही उन व्यापारियों को पहला उदाहरण बनाओ जो खाना जमा कर रहे हैं। जब तक अपर क्लास सोसाइटी एक सहमति पर पहुंची और एक समाधान लेकर आई, अर्ल हॉल का दिल आखिरकार अपनी मूल स्थिति में वापस आ गया। उसमें अपने परिवार से मिलने के लिए डाइनिंग रूम की ओर जाने की एनर्जी थी। जब वो डाइनिंग हॉल के एंट्रेंस से गुजरा तो उसने सबकॉन्शियसली अंदर की स्थिति को स्कैन किया। उसकी पत्नी खिड़की के पास खड़ी थी, चिंता के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका बड़ा बेटा पीछे और आगे टहलता रहा, बहुत गुस्से में और चिंतित दिखाई दे रहा था। उसकी बेटी उसकी पत्नी के पास खड़ी थी, टाइडल वेव जैसे प्रोटेस्टर्स को खामोशी से देख रही थी। डॉट 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 फॉक्सी फ्यूचर। कैटलिया स्टारलाइट से बने एक शानदार पुल पर चढ़ी और डेक पर लौटी। कैप्टन, आपको इस बार फ्रैंक के बारे में कुछ करना होगा। बोट्सवैन नीना दौड़कर आई और चिल्लाई। कैटलिया का उदास और दुखी मूड तुरंत बिखर गया क्योंकि उसने थोड़ा फ्रॉन किया। उसने फिर क्या किया? नीना ने गुस्से में कहा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे पता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। वो अध्ययन करना चाहता है कि जीवन कैसे पैदा होता है और आत्मा कैसे बनती है। क्या तुमने उसे मारा? कैटलिया एक सेकंड के लिए चुप हो गई। मैंने मारा। नीना ने कुछ नहीं छिपाया। कैटलिया ने फिर फ्रैंक की ओर देखा जो ज्यादा दूर नहीं था, उसके चोटिल चेहरे को अनदेखा करते हुए। तुम्हें पहले यह अध्ययन करना चाहिए कि मछलियां कैसे ब्रीड करती हैं, ठीक है? फ्रैंक ने अपना सिर खुजलाया और अपने कैप्टन के आदेशों का पालन किया। उसके बाद कैटलिया ने उस परछाई की ओर सिर हिलाया जो केबिन से बाहर फैली थी, पीले चेहरे वाला ब्लडलेस हीथ डायल। अब सब ठीक है। हीथ डायल साफ तौर पर रिलैक्स हो गया। जी कैप्टन। अपने क्रू के साथ इस तमाशे के बाद कैटलिया आखिरकार असली दुनिया में लौट आई। जब वे ध्यान नहीं दे रहे थे, उसने अपनी कनपटी को रगड़ा और कैप्टन के केबिन में उड़ गई। उसके बाद उसने केबिन को मैजिक से सील कर दिया और ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट मैजिक विशिंग लैंप निकाला। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद कैटलिया अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपना सिर नीचे कर लिया। उसने क्वीन मिस्टिक के बारे में रिपोर्ट करने के लिए मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम को रिसाइट करने के लिए जोटुन का उपयोग किया। हाथ में लालटेन पकड़े हुए क्लाइन ने नॉर्दर्न सिटी रूइंस के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। ग्रे फॉग के ऊपर की दुनिया में प्रवेश करने की प्रक्रिया का पालन करने से पहले उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और कुछ सेकंड के लिए सुना। फिर वो लंबी पुरानी टेबल के अंत में द फूल से संबंधित हाई बैक चेयर पर बैठ गया और द हर्मिट का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रिम्सन स्टार की ओर अपनी स्पिरिचुअलिटी फैला दी। क्वीन मिस्टिक के पास प्रिमिटिव आइलैंड के कुछ शुरुआती सुराग हैं। वह एक विस्तारित खोज करने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग छोड़ने की योजना बना रही है। वह प्रिमिटिव आइलैंड एम्परर रोजिल द्वारा संयोग से खोजा गया था। यह बहुत संभव है कि उनके 9 सीक्रेट मौसोलियम्स में से एक इस पर छिपा हो। यह एकमात्र ऐसा है जिसे अभी खोजा और नष्ट नहीं किया गया है। यह एम्परर के पुनरुत्थान की उम्मीद है। हालांकि उस प्रिमिटिव आइलैंड पर जीवित प्राणी एक अज्ञात शक्ति की पूजा करते प्रतीत होते हैं जो ब्रह्मांड से आती है। बस ब्रह्मांड को समझने से करप्शन होगा। मुझे मैम हर्मिट को याद दिलाना होगा कि वो क्वीन मिस्टिक को चेतावनी दें। मैजिक विशिंग लैंप। मैजिक विशिंग लैंप? तो यह ग्रेड 0 सील आर्टिफैक्ट क्वीन मिस्टिक के हाथों में है। ये एक मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और अज्ञात मूल की एक कैरेक्टरिस्टिक का संयोजन है। यहां तक कि एक ट्रू डिएटी भी इसे तोड़ नहीं सकती। जैसे ही उसने 005 का विवरण सुनना समाप्त किया, उसने तुरंत अपनी दृष्टि को समायोजित किया और सुनहरे केतली जैसे मैजिक विशिंग लैंप के दृश्य को बड़ा किया। अचानक मैजिक विशिंग लैंप के मुंह पर बत्ती जल उठी।